So hello and welcome everybody. नमस्कार दोस्तों. Let us begin our meeting. मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का आज के मीटिंग में स्वागत करता हूं. दोस्तों आज का जो हमारा जो सेशन है ये कुछ खास है और हमने ऐसा क्या था कि ऐसे अर्जेंट मिलने का अचानक हमने डिसीजन लिया. नहीं तो मीटिंग अपनी कोई अर्जेंट नहीं होती है. जनरली वी प्लान अवर मीटिंग लॉन्ग, राइट. पर इस बार क्यों हमने मिलने का सेट किया और वो भी ये समय पे तो बिल्कुल एकदम टाइट शेड्यूल. क्वार्टर वन के रिजल्ट आ रहे हैं, राइट. क्वार्टर वन के रिजल्ट की शुरुआत हो रही है, काफी चीजें प्लान करनी है. कोई मुझे बता सकता है व्हाई वी हैव प्लान्ड दिस मीटिंग? यस, मैं पार्टिसिपेंट में से चाहूंगा जो कहना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट. जस्ट प्रेडिक्ट करो, है ना. क्वार्टर वन में तो रिजल्ट आपने अभी से प्रेडिक्ट करके रखे हुए, मीटिंग तो प्रेडिक्ट करो कि क्यों हमने आज का ये मीटिंग अर्जेंट में रखा. बंकिम भाई कुछ कहना चाहते हैं. बंकिम भाई यस प्लीज. बिकॉज अभी मार्केट डाउन है तो अपॉर्चुनिटी है, तो अभी अपने डिसीजन ले सकते हैं. अरे यार बंकिम भाई आपने तो मेरी बात बोल दी. हाँ, बाजार गिर रहा है और हम मिलेंगे नहीं तो चलेगा थोड़ी ना, राइट. तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ऐसे समय पे सबको मिलना बहुत बेहद जरूरी है. चिराग भाई की राय भी जान लेते हैं. यस चिराग भाई, क्यों मिले, बोलो. अर्जेंट ऐसा सर, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी बाजार गिरने की, तकरीबन मार्केट वहां आ गया है और चांसेस है कि भाई यहाँ से ऊपर उठेगा, तो बीओटी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी चिराग भाई ने तो और एक स्टेप अहेड बोल दिया, बीओटी मिलने के चांसेस है. हाँ, क्या लगता है सबको, बीओटी मिलने के चांसेस है क्या? ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा चिराग भाई. किसी और का भी हैंड रेज था. जस्ट अ मिनट, शायद जैद भाई का था. जी सर. सर क्यों फिर हैंड डाउन कर दिया? सर फिर आंसर आने लग गए थे, इसको मैंने कहा. सर बेसिकली मेरे हिसाब से अभी जो निफ्टी को आउटपरफॉर्म करने वाला इंडेक्स है, हमको उस पे ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि लास्ट टाइम पे आईटी उस पे था कि आईटी निफ्टी को आउटपरफॉर्म कर रहा था, और जब चला तो फिर निफ्टी चला तो आईटी बहुत चल गया. राइट, सही बात है आपकी जैद भाई. ये बात पे भी गौर रखनी चाहिए. जब बाजार गिर रहा होता है, काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या ले तो क्या चले, कहां पे ध्यान रखे, राइट. काफी लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, क्या करे. लेकिन कुछ चीजें कुछ समय अवॉइड करनी पड़ती है. जब मौका आए 100 सुनार की और एक लुहार की. सही समय पे सही काम करना बहुत जरूरी है. रोज मजूरी करना जरूरी नहीं है, बराबर. मेरे ख्याल से हितेन भाई कुछ कहना चाहते हैं. यस हितेन भाई. यस सर, चार्ट क्या बताता है बाइंग लेवल्स और एंट्री लेवल कहाँ करना है ये गिरती हुई मार्केट में भी, तो उसके लिए भी थोड़ी और ब्रशअप करने के लिए मुझे तो लगता है. बिल्कुल सही बात है हितेन भाई आपकी, राइट. कि हमें एक्टिव हम सबको कब रहना है? फॉलिंग मार्केट में, बराबर ना. फॉल में एक्टिव नहीं रहे तो क्या एक्टिव रहे. रैली में हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो चलेगा. मैं बहुत बार बोलता हूं, जब रैली आए शांति से अपना एंजॉय करो, पर फॉल में अगर हम एक्टिव नहीं रहे तो ये तो एकदम पाप करने जैसा है, राइट. धर्म संकट है ये चीज फिर. ओके, सो तरुण भाई. यस तरुण जी, क्या कह रहे हो आप? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग तरुण भाई. सर एक मेरा पॉइंट ऐड करना चाहते थे हम कि अभी जो पिछली रैली में जो लीडर थे, जो सेक्टर लीड कर रहा था, वो शायद इस बार ना परफॉर्म करे. दूसरा कोई सेक्टर आएगा जो रैली को लीड करेगा, नंबर 1. ओके. और नंबर 2, अभी जो रैली आएगी सर, वो दोबारा ये लेवल्स हमको अभी नियर फ्यूचर में हमको 3-4 साल तक नहीं दिखने वाले हैं. बराबर है. राइट. ओके, तो मैं दोनों पॉइंट कवर करने का प्रयास करूंगा आज जो अपन बात करेंगे इसमें. बराबर तरुण भाई, राइट. सही बात है आपकी. और असीम जी भी कुछ कहना चाहते हैं. यस असीम जी कहिए. तो लास्ट असीम भाई आखिरी है अभी. यस असीम भाई. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर. सर मेरा थोड़ा सा ये व्यू है कि हम हो सकता है कि इस बार ही निफ्टी 50 ही आउट परफॉर्म करें, क्योंकि एफआईआईज ने इतना पैसा निकाला है. सो नॉर्मली वो ब्लू चिप स्टॉक्स लार्ज कैप्स ही रखते हैं, बराबर है ना. तो मेरे को ये लगता है कि शायद इस बार ये होगा कि निफ्टी ही आउट परफॉर्म करेगा. ओके, तो निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, ये भी हो सकता है. पर निफ्टी तो पूरे मतलब बाजार की एवरेज है. निफ्टी 50 मतलब कहने का मतलब, राइट. बराबर है, निफ्टी 50. ओके.
तो हम देखते हैं असीम भाई कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। जैसे हमने पिछली बार भी हमने कुछ एजम्पशंस किए थे, बराबर ना। सो ग्रेट इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन। अब मीटिंग हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। अभी आप, जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उस समय आपको लगता है यस, तो आप अपने अपने हैंड रेज कर सकते हो, ओनली फॉर अ फ्यू सेकंड। उसके बाद आप अपने आप ही अपने हैंड रेज डाउन, अपना हैंड डाउन कर दीजिएगा, राइट। ये आप कर तो पाते हो ना, हैंड डाउन, अभी जैद भाई ने किया था वैसे ही, बराबर। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इस बात पे एग्री है और दूसरी बात पे एग्री है, राइट। चलो, तो सबसे पहली चीज, अभी बाजार में, इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन की बहुत बातें चल रही है, रिसेशन, राइट। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, हम सब लोग एक बड़े रिसेशन में एंटर हो चुके हैं? ऑल दोस पीपल हु आर एग्रीइंग, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, राइट। सो लेट मी चेक कितने लोग रिसेशन की बात से सहमत है। ओके, राइट, ग्रेट 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 ग्रेट, गुड। दूसरा, अभी अपने आपने जो हैंड रेज किया हुआ है आप डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अभी हम एग्रीड की एक बुरे समय से बीत रहे हैं, राइट। वर्ल्ड पूरी इकोनॉमी एक बुरे समय से बीत रही है, बट स्टिल वी आर नॉट इन रिसेशन, और बाजार के जबरदस्त चलने के पूरे चांसेस है। जो लोगों को लगता है, डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड। तीसरी चीज मैंने बताई नहीं थी, वो भी अभी बता देता हूं मैं, कि जिन्होंने पहले हैंड रेज नहीं किए और जिन्होंने इस बार भी हैंड रेज नहीं किए, उन सबको 1000 रुपया दूसरा भी भरना है। तो 2 में से एक बार पे तो हैंड रेज करना बनता है, बराबर। ओके, सो 17 पीपल, 18, ओके, 18 पीपल आर agreeing with the fact that we are not in recession, we are in a horrible time। जहां से हो सकता है कि वर्ल्ड की जो पॉलिसीज बनाने वाले जो लोग हैं, कुछ एफर्ट्स आए और हम लोग अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। या कोई कुछ कहना चाहते थे? ओके, राइट। तो या सभी आप सब लोग हैंड डाउन कर सकते हो, ग्रेट। मेरे को आप लोगों की राय पता चली, राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा आज मिलना बहुत जरूरी था, भले हम सबको शेड्यूल सेट करना पड़ा, राइट। यू ऑल आर बिजी इन योर प्रोफेशन, अपने बिजनेस में, जॉब में, कुछ लोग अपने रिटायरमेंट में भी बिजी है ना, सब लोग बिजी है। पर अभी मिलेंगे नहीं तो कब मिलेंगे? भले मंदी लंबी चले या भले इधर से रिकवरी आए, कुछ भी हो, पर ये जो मौका मिला है, ऐसे मौके को कैश करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग अपॉर्चुनिटी पे बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, जो लोग फॉल में एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के CAGR एट्रैक्टिव होना मुश्किल है, राइट। देखो, पिछले साल हम सब लोगों ने देखा 2020 में ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो 40-45% डाउन थे, राइट। फिर जब रिकवरी आई 100% प्लस, अब 100% प्लस आया तो बहुत से जो मार्केटिंग के लोग होते हैं ना अपनी फील्ड के, वो लोग रिटर्न बताते, देखो ये डबल हो गया, पैसा डालो, पैसा डालो, पैसा। और ये समय पे कई नए लोग ट्रैप भी होते, उनको लगते हैं वाओ डबल, पर उनको वो डबल नहीं गिनना चाहिए, वो डबल से 4 साल पहले का गिनना चाहिए कि 4 साल से बाजार चला ही नहीं था, 2017 से मंदी चल रही थी। तो ये सब गिन के अगर हम चले तो वापस बाजार 15% पे आके रुक जाता है, राइट। 12 से 15% रिटर्न रहते हैं। उसी प्रकार से जब बाजार नेगेटिव होता है तो बहुत से लोग निकल जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। जैसे हम लोग भी हर क्वार्टर में रिजल्ट अपडेट करते हैं, तो जनरली ये भी होता है कि जब मंदी होती है तो पार्टिसिपेंट कम होंगे। अरे मैं थोड़ा बिजी हूं इस बार। अरे पता है क्यों बिजी हो? क्योंकि वो पहले तो शेयर रोज चलते थे, अभी चलने वाले नहीं है, पता है 3-4 महीना, तो वो बिजीनेस आ जाती है, राइट। पैसे जल्दी अपने से इन्वेस्ट नहीं होंगे। माइंडसेट हमें समझना पड़ेगा कि सही में ये बार इन्वेस्ट करने में क्या नुकसान है और क्या फायदे हम लोग को मिल सकते हैं। जब बाजार जबरदस्त गिरा होता है
अभी तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो हो सकता है आपके टिप से 25% जितने डाउन हो। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, क्योंकि आप तो डाउ जोन्स को परफॉर्म कर रहे हो, नास्डेक भी उतना गिरा हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो 25% गिरा है, अच्छी बात है, इट्स गुड। पर याद रखना दोस्तों, यही सब गिरावट गिन के भी जब जब आपके पोर्टफोलियो 30%, 40% डाउन होने के बावजूद भी आपको क्यों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12-15% रिटर्न मिलते हैं? कोई समझा सकता है मेरे को? डिस्पाइट ऑल दिस फॉल, इस बार का भी फॉल, जितने फॉल देख रहे हो देख लो 1980 से लेके अब तक के, जब भी शेयर पे पैसा आता हुआ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो 100 वाले अच्छे शेयर को 10 रुपया होता देखा है, 10-10 रुपया। पर वो बात होती है, वो आया वो चला गया, एकदम डरावना माहौल होता है वो समय, राइट। लेकिन फिर भी आपके शेयर 20-20 गुना 30-30 गुना हुए, आपके पोर्टफोलियो चलते हैं। वाई? मेरे ख्याल से जैद भाई कुछ इस पे बताना चाहेंगे? यस जैद भाई। सर बेसिकली प्राइस जो है वो वॉलेटाइल है बिकॉज वो फेयर एंड ग्रीड पे चल रहा है, राइट। तो अगर बिजनेस नहीं डाउन है, मतलब अगर हमारी कंपनी अच्छी है, बिजनेस नहीं डाउन है, तो फॉल पे हम लोग अकोमुलेट करते हैं, वो हिम्मत आती है। राइट। एंड क्योंकि बिजनेस डाउन नहीं है, तो जब वापस सब लोग पैसा लेके आएंगे तो वो हमारा दौड़ेगा। अगर बिजनेस डाउन नहीं है, प्रॉफिट टूटा नहीं है, बराबर है। तो इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब गिरता है तो हमारा स्टॉक ज्यादा नहीं गिरता, और जब चलता है तो ज्यादा चलता है, इसलिए हमारे पास एक अच्छा CAGR मिल जाता है। बराबर है। पर देखो, गिरते समय गिरता भी बहुत है, चाहे कितना भी गिरे आपका शेयर। जैसे अभी आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 25% डाउन है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको 15% मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जैद भाई, अगर जब जब आपका पोर्टफोलियो डाउन हो, उस समय आपने एडिशन अच्छा किया, आपने अपनी क्वांटिटीज बढ़ा दी, तो क्या होगा? तो भी क्या मेरे को 12-15% मिलेगा? नहीं, फिर हम आउट परफॉर्म करेंगे और ज्यादा अच्छे से उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस चीज को समझना है हम सबको कि जब बाजार जबरदस्त रैली करता है तो अट्रैक्ट होने का कोई जरूर नहीं है कि इतना पैसा मेरा बना, उतना बना। भाई अभी तेजी है, कल मंदी भी आएगी तब गिनना। वैसे ही जब बाजार गिरता है उस समय भी चिंता की जरूरत नहीं है। ये सब चीज कंसीडर करके ही हम 12-15% बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोले आपके पोर्टफोलियो 50-50% बढ़ेंगे हर साल, राइट। तो दिस ऑल थिंग्स आर कंसीडर, कोई टेंशन नहीं लेने का, ये सब होने ही वाला है। पर अगर हम हमारे 12, 15, 18, 20% मतलब हमारे परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें फॉल के समय एक्टिव रहना जरूरी है। मैं जानना चाहता था, क्या आप लोगों ने ढूंढा है कि निफ्टी कैसा चल रहा है डाउ जोन्स के साथ? क्या आप लोग डाउ जोन्स, नास्डैक, फिट्सी ये सब इंडेक्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मेरे को जानना था कि आप लोगों का ध्यान इंडेक्स पे है कि नहीं है। मेरे को जानना था कि जो आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज है, कि आप लोग उनके चार्ट देख के समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि बाजार की गिरावट में हमने चार्ट ओपन करना बंद कर दिया है ना? पहले तो वाइफ बोलती थी घर आते यार क्या वापस बाजार पे लग जाते हो आप। अभी बाजार टूटता है तो वाइफ को भी लगता है ये क्यों आजकल मेरे साथ बैठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। दिस इज द टाइम हमें ध्यान रहना चाहिए कंपनियों का, उनके लेवल्स, उनके रिजल्ट, इंडेक्स, हाउ योर इंडेक्स आर परफॉर्मिंग, हाउ योर कंट्री इज परफॉर्मिंग विद पीयर कंट्रीज। हमारा इन सब चीजों पे ध्यान बहुत जरूरी है। Q1 से रिजल्ट आएंगे और हम लोग 2 महीना बिजी हो जाएंगे, तो मैं ये समय गंवाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा अब 2 महीने हो सकता है हम लोग इस प्रकार से खुले मन से चर्चा नहीं कर सके, हम सबका मिलना जरूरी है। इंडेक्स और कंपनीज पे इंडिविजुअली बात होनी भी 100% ये समय पे जरूरी बनती है, राइट फ्रेंड्स? ये समय पे यस, नाउ यू कैन यूज द चैट बॉक्स, जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। ये समय पे अगर हम ये कहें, देखो जिन्होंने हैंड रेस किया था रिसेशन में, हो सकता है वो लोग भी राइट हो जाए। जिन्होंने हैंड रेस किया था रैली में, हो सकता है वो लोग भी राइट हो जाए। क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड है? ये आपकी और मेरे चाहने पे तो डिपेंड है नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये रिसेशन किसने लाया है? यस एनीवन? क्यों ये मंदी, क्यों बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है? वंडरफुल वंडरफुल। आप में से कई लोगों ने इन्फ्लेशन
भी लिखा है। सो यू आर राइट, बट इन्फ्लेशन इज द साइड इफेक्ट। इन्फ्लेशन को ट्रिगर किसने किया है? यस, देखो इन्फ्लेशन दो प्रकार के होते हैं। एक डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, तो वो तो होना ही था। जब पूरी दुनिया में इतनी डिमांड बढ़ गई, पूरे दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज ग्रोथ करने लगी, तो लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ने लगा, तो इन्फ्लेशन तो आना था। वो इन्फ्लेशन चले, लेकिन ये दूसरा इन्फ्लेशन है जो ट्रेड डिसरप्शन की वजह से आया है। ये इन्फ्लेशन तबाही करता है। और वो इन्फ्लेशन किसकी वजह से आया है? कई लोगों ने लिखा है वॉर 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 वॉर। सो ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही लिखा है। तो हम पता है ना, वो पुराने कहानियों में ऐसा होता था, एक बड़ा राक्षस होता था, उसकी जान किसमें थी? वो राक्षस की पिंजरे में क्या बंद होता था? तोता। तोता तोता पैरट। शैला मैडम एब्सोल्युटली राइट, मुकेश भाई। क्या तो तोते में उनकी जान थी। तो ये समय का जो बड़ा राक्षस खड़ा हुआ है इन्फ्लेशन के नाम से, उसकी जान किधर है? अभी जो आप लोगों ने लिखा वॉर वॉर वॉर, तो अभी आपको भी नहीं पता है ये वॉर कब खत्म होगी। हम होप कर सकते हैं कि चलो खत्म हो जाए थोड़े समय में तो ये अच्छा रहेगा, राइट। अगर वॉर खत्म हो जाती है, कोई रिसेशन नहीं है, बढ़िया एकदम मस्त हो जाएगा सब कुछ, राइट। जब कोविड आया था दोस्तों, तो कोविड के आने से एक डैमेज हुआ था। कोविड 2 साल जबरदस्त हावी रहा, तो कोविड तो धीमे धीमे कम होना था, वो हो भी गया। लेकिन क्या कोविड चला गया यूं ही चला गया? उसने कुछ डैमेज किया, परमानेंट डैमेज? यस एनीबॉडी? क्या कोविड ने डैमेज किया? या ऑलमोस्ट 10%, मतलब 5 ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी को तो उसने डैमेज कर दिया। इंडिया की जितनी इकोनॉमी है उतना तो उसने डैमेज कर दिया। तो वो जो डैमेज हो गया वो कभी रिकवर होगा क्या? वो नहीं होगा। तो दैट इज अ परमानेंट डैमेज विच कोविड गिव टू अस, राइट। पर फिर भी हम वो डैमेज से बाहर निकले, हम प्रगति कर रहे थे। उसमें वॉर आया, वॉर भी आया तो वॉर ने एक डैमेज दिया अपने को, राइट। वॉर के कारण जो डैमेज हुआ है, अब आप लोग सही लिख रहे हो, सप्लाई डिसरप्शन, वॉर की वजह से जो ये डैमेज हुए हैं ये भी परमानेंट है। ये भी हमें 1-2 साल पीछे धकेल लेते हैं। देखो अगर इन कोविड नहीं आया होता, 2015 में हम लोग 5 ट्रिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब 2 साल और धक्का लग गया, अब वापस वॉर आया, वॉर से देखो क्या नुकसान होता है, राइट। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉर की वजह से कहां पे ट्रबल आया है, वॉर की वजह से हुआ क्या। यस, अगेन यू कैन यूज चैट बॉक्स। देखो ये सब मैं प्रश्न क्यों पूछ सकता हूं, क्योंकि आप सब लोग ट्रेंड लोग हो, you all are financially educated, so I can ask this type of questions to you. वॉर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आए? यस, बिल्कुल सही आप लोगों ने जो लिखा है, कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू वॉर, इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच कंट्री, क्रूड प्राइस। यस ललित भाई, क्रूड प्राइस, इन्फ्लेशन। चलो इन्फ्लेशन एक ब्रॉडर वे में हम बात कर सकते हैं, राइट। इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन किस चीज का बढ़ा? यस प्लीज, किस चीज का इन्फ्लेशन बढ़ा? ललित भाई ने तो लिखा क्रूड प्राइस बढ़ गए, सही बात है उनकी, राइट। और उसके साथ जय ने लिखा है जस्ट अ मिनट, फूड क्राइसिस, एब्सोल्युटली राइट। देखो पूरा डिसरप्ट हो गया, कुछ कंट्रीज को फूड देती थी, अभी ये सब ट्रेड डिसरप्ट होने की वजह से उन कंट्रीज को फूड नहीं मिलेंगे, राइट। इनफैक्ट वो लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे, तो ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसकी वजह से फूड के दाम बढ़ गए। तो पूरी दुनिया में तबाही 2 चीज की है, ऑयल की, फूड की। मुझे बताना दोनों में से कौन सी बड़ी तबाही है? एक तबाही ऑयल की है, हो सकता है देखो बीच में क्रूड प्राइसेस नरम भी हुए थे, राइट। क्रूड बढ़ भी रहा है, नरम होता जा रहा है, उसका एक कारण है, क्योंकि देखो क्रूड का वैसे डिमांड तो बढ़ी गया था, वॉर की वजह से और उसकी डिमांड बढ़ी। लेकिन आप अपना क्रूड का कंजप्शन कम कर सकते हो, ये थोड़ा अपने कंट्रोल में है, कैपेसिटी कंपनियों की कम कर दी उन लोगों ने, तो ऑयल थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में है। पर क्या हम खाना बंद कर देंगे? यस, आर वी गोइंग टू स्टॉप ईटिंग? नहीं।
तो क्या फूड हमारे कंट्रोल में है? क्या फूड इन्फ्लेशन? कभी नहीं दोस्तों। तो कई जो कंट्रीज है दुनिया भर की कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो दो दो जगह से उनके सामने दो दो राक्षस है। सोचो, एक ही फिल्म में दो विलन, गुलशन ग्रोवर भी है, अमरीश पुरी भी है। अब किस किस से निपटे? अब वो क्रूड का ध्यान रखेंगे कि फूड का ध्यान रखेंगे? तो डेफिनेटली यूएस का जीडीपी नेगेटिव आने वाला है। यूएस का जीडीपी नेगेटिव रहेगा। यूएस का अकेले का नहीं, बल्कि जो मेजर इकोनॉमीज है उनमें से ज्यादातर कंट्रीज का इकोनॉमी नेगेटिव रहेगा। अगर दुनिया की सारी कंट्रीज को हम देखें, 150 प्लस कंट्रीज, लेट मी रिपीट, 150 प्लस कंट्रीज डाउनग्रेड हो चुकी है, होगी नहीं, 150 प्लस कंट्रीज को डाउनग्रेड कर दिया है। व्हाई? ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, राइट? तो उनको डाउनग्रेड किया है, वहां पे डिसरप्शन रहेगा, सेल्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे और खर्चे उनके बढ़े हुए रहेंगे। इन चीजों की वजह से वहां की जो मॉनिटरी सेट करने वाली जो उन्होंने रेट क्या किए? इंक्रीज किए। ये फेड ने, हमारे यहाँ पे आरबीआई ने, तो हर जगह पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते नजर आएंगे क्योंकि दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है, राइट? तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से सीधी बात है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होनी है, राइट? ये दुनिया भर का हमने देखा, राइट? इसी वजह से रिसेशन लगता है लोगों को, तो उनकी बात बुरी भी नहीं है, लेकिन ये रिसेशन की जान तो तोते में है, वॉर में है। अब वॉर हटेगा तो तुरंत आप लोगों को पॉजिटिव चीजें नजर आएगी, इमीडिएटली नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डैमेज कर चुका है, राइट? अब श्रीलंका को जो डैमेज हुआ वो वापस आएगा क्या? समय लगेगा अभी उसको खड़ा होने में। खड़ी तो श्रीलंका होगी ना, क्यों नहीं होगी, राइट? लेकिन इन लोगों को समय लगेगा दोस्तों, बराबर है? तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है कि दुनिया में चलो प्रॉब्लम है, यस है, लेकिन वॉर के खत्म होने पर धीमे धीमे हम ये प्रॉब्लम को निकलता हुआ देखेंगे। अगर हम हमारे इंडिया में आ जाए, इंडिया में भी आपने देखा होगा फूड कंट्रोल में है, फूड इन्फ्लेशन है, पर फिर भी वो हाल नहीं है जो दुनिया के है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा हुआ है, राइट? क्रूड का मतलब ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर है, ये ऑयल हमें हैरान कर रहा है, राइट? फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। मुझे बताओ, मानसून हम नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मानसून अगर अच्छा ना रहे, भगवान न करे ऐसा हो, बट स्टिल हमें हर चीज सोच के रखने की, अगर मानसून अच्छा ना रहे तो दोस्तों क्या हो सकता है? अरे पीयूष भाई, आप तो 15,183 का टारगेट कह रहे थे ना, वो तो आ गया, अभी क्या? सी, हमें पॉजिटिव नहीं रहना है, हमें नेगेटिव भी नहीं रहना है। वी आर नॉट पॉजिटिव, वी आर नॉट नेगेटिव, बट वी आर प्रैक्टिकल। जब भी कोई भी चीज को देखो प्रैक्टिकल वे में देखो, राइट? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बराबर है? अगर बरसात मॉनसून इतना अच्छा ना रहे तो फूड का जो हमारा हम बचे हुए, वो फूड में क्राइसिस हो सकता है, पर अभी टाइम है, अभी मॉनसून हम अभी नॉर्मल उम्मीद करेंगे। सो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम and what happens if it doesn't go as you have planned. Always be prepared for the worst, always be prepared for the best, right? We should know the consequences of what happened if this happens, right? So war, you should focus, yes, whenever war gets clear, we may see commodity prices getting lower. हम ये देखेंगे commodity prices बहुत आसमान पे है, राइट? यू आर ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम इन कमोडिटी प्राइसेस, दोस कमोडिटी प्राइसेस विल आल्सो गेट एडजस्टेड, राइट? दोनों चीजों पे ध्यान रखना है, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑयल प्राइसेस। नाउ निफ्टी, आपका निफ्टी अभी किधर है? 15,858,
So this is the price which you have written for Nifty. Please remember past. Just let me take everyone to 2008 fall. What happened during 2008 fall? Right? See, here you have written Dow Jones have fallen around. What was the correction during 2008? 50% fall was there during 2008 fall. Your Nifty was also corrected by 65%. Majority of the countries were affected during 2008. Now let me recall the fall of 2008. Each and every sector was affected during the fall of 2008. Then what happened? In 2010, IT starts performing. 2010, 2011, 2012, auto, FMCG, pharma. So Nifty started performing in 2014 after 6 long years. But if you recall previous fall, auto, FMCG, IT, pharma, these all were the sectors which started performing earlier. We saw very good rally in all of this sector. But please remember, even auto have fallen, even IT have fallen. Each and every sector were falling during the fall of 2008. Agreed? यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? सो 2008 के फॉल में ये सब गिरा था. अब 2020 का फॉल याद करो. Just try to recall the fall of 2020. During 2020 fall, again all the sectors were falling, all the countries indices were falling. फार्मा परफॉर्म कर रहा था फॉल में. देखो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट हियर राइट नाउ. फार्मा वाज परफॉर्मिंग ड्यूरिंग फॉल. इट मींस that corona was good for pharma, but as we saw corona vanishing, pharma didn't perform well. Am I right or wrong? जैसे ही कोविड का इफेक्ट खत्म होने लगा and market started performing, your majority of the sectors started performing. Pharma was not performing. बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था फार्मा, राइट? ऐसा क्यों हुआ? ये चीज हमें समझनी होगी कि अगर बाजार गिरे और कोई सेक्टर चले तो बाजार की नेगेटिविटी उसको फायदा है. जब बाजार सुधरेगा तब वो नहीं चलेगा, राइट? मैं आपको आउट परफॉर्मर सेक्टर जो कह रहा हूं उसका मतलब दूसरा है. इट डजंट मीन दैट सेक्टर वुड बी आउट परफॉर्मिंग, बट दो सेक्टर which will recover earlier than Nifty are going to perform better. Right? See, right now, war is there. War है, तो आपका IT जबरदस्त टूट रहा है. IT is not performing. और war खत्म हुआ तो क्या? IT जबरदस्त परफॉर्म करेगा. राइट? सो अभी एनर्जी, किसी ने एनर्जी का चार्ट देखा क्या? एनर्जी इंडेक्स. Can anyone discuss that how energy is performing right now? Market is falling. What energy is doing? Energy perform कर रहा है, right? उसको फायदा है किसका? वॉर का. एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं है. और इसका मतलब ये नहीं है कि जब बाजार चलेगा तब एनर्जी भी चलेगा. नो माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी हेज की तरह इस्तेमाल हो सकता है ये समय पे. फॉल वॉर के अंदर बाजार गिर रहा है, एनर्जी नहीं गिर रहा है, सो यू आर हेज्ड, नेचुरली हेज्ड. पर जब बाजार चलेगा एनर्जी नहीं चलेगा, राइट? सो हमें क्या देखना चाहिए? बाजार गिरे तब जो चले तब नहीं, बाजार से पहले जो चले वो बढ़िया है. ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंट्रीज इंडाइसेस फर्स्ट, राइट? सो राकेश भाई ने हैंड रेज किया हुआ है. Yes, राकेश भाई, you have some query? कोई क्वेरी है राकेश भाई आपको कि गलती से रह गया है? कोई क्वेरी नहीं है. ओके राकेश भाई, तो मैं हैंड रेज आपका डाउन कर देता हूँ. सो नाउ मैंने राकेश पटेल के फाइल अलग से बनाई, उसमें पूरा कंट्री का मैंने लिखा हुआ है. वो मैंने देखा राकेश भाई, बहुत बढ़िया किया आपने. आपने तो सबका काम आपने ही कर दिया. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा. सो here I am on indices. अब
बाजार को हम लोग समझे अभी कि दुनिया भर में बुरे हाल है. 156 countries are already downgraded by IMF. We all are aware about it. US GDP would be negative. Majority of the countries' GDP would be negative. And if war resolves, then you are again going to see good demand. But world will grow with around 2.5%, right? But your India is going to outperform whole world. We all know this thing. So we are not going to discuss these all things today. हम ये सब चीजों की बात अभी नहीं करेंगे, right? अभी हमको क्या देखना है? सबसे पहले यहाँ पे आप सारे लोगों ने जो होमवर्क किया हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब ये इंडेक्स पे काम किया, आप समझे कि नहीं समझे? सो लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे निफ्टी पे आया, राइट? सो निफ्टी इज राइट नाउ 15,858. ये मेरा शायद कल का प्राइस होगा. दिस इज निफ्टी, राइट? कितने महीने से हम लोग करेक्शन में है? वी आर इन द करेक्शन मोड सिंस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीनों से, राइट? वी आर इन करेक्शन मोड सिंस 8 month. Okay, so now this is Nifty. Here we all have written the data. Now let me read the conclusion. Nifty have given 14% CAGR return during last 20 years. During last 10 years, Nifty have given 12% CAGR. And mind it, during last 10 years, world growth was not so much good. World was affected by some and some causes. During last 3 years, so why I have written here 3 years? कोई बताएगा क्यों हमने यहाँ 3 साल लिया हुआ है? Yes, anyone? 3 साल क्यों? 2 साल क्यों नहीं? 1 साल क्यों नहीं? Why not 5 years? Let me check your Kishore bhai. Pre-COVID, yeah. Correct. After COVID नहीं. Karan Raj ji. Pre-COVID. See, I want to check कि मैंने pre-COVID शेयर लिए हुए थे. COVID आया, my whole portfolio was down, right? Pre-COVID, post-COVID, what happened? Whole portfolio was up. So after seeing the big downfall of COVID, along with current downfall, let me check how my portfolio is performing. So here I saw Nifty ने return कितना दिया है? 3 साल का 16%. So that's great. Despite this 6-month correction, despite the fall of COVID, right? So this was our study of Nifty. मैं चाहूंगा you all should correlate your. Let me go to your world market. Okay, here is the world market. So मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी कंट्री को इंडिया से कंपेयर करके जरा चेक करके मुझे बताएं how your country is performing, right? We should even see the corrections. See, during 2008 correction, your Nifty fell by 65%. बुरे हाल थे. कोविड में हम 40% टूटे थे, बहुत मार पड़ी थी. अभी हम 15% डाउन है. Still, you can see your return are 14, 12 and 10%. So no need to worry about any type of fall which you are going to see in future. ये सब आएगा, सब जाएगा. Still, you are going to earn very good earning, right? Now I will request everyone who have done their homework to compare their country with Nifty. Relate करना है. जब निफ्टी के रिटर्न इतने थे तब इसके कितने थे? So first of all, I will invite Mr. Dr. Gurudutt Kamath. Yes, Gurudutt ji, are you in the meeting right now? Yes, sir. Yes. So Gurudutt ji, Yes, sir. when you compared your Dow Jones return with Nifty, what Yes, sir. were the facts which you got? See, Yes. the CAGR of Dow Jones was down during the 20 years CAGR, the 10-year CAGR, and 3 years CAGR. At the same time, the Nifty had grown by 14, 12, and 10% respectively. So basically, what we are seeing is a pre-COVID also, the Indian Nifty has done better, and the over a period of 20 years and 10 years also, it has done better compared to Dow Jones. This is as far as the price is concerned. So basically, Correct. This is only indicative of the price. Right, Yes. absolutely, sir. So Yeah. if you compare it with the market cap, that is Yes. Nifty and Dow Jones are nothing but they are market cap, right? Yes, sir. Yes. So if you compare it with market cap or you can say with price,
we can say that Nifty have outperformed Dow Jones, right, sir? Yes, sir. So this is amazing, sir. We can't outperform Dow Jones because Dow Jones is the king of market. US is the leader, Yes. right? But this time, during last 20 years, we are continuing outperforming Dow Jones. So if I am investing in US market and if I have invested in India, which country have given me more return? India has definitely given me more India. returns. Yes, sir. Yeah. So we can say alpha Yes. of India is better than Dow Jones. Dow Right, Jones. sir? Yes, Yeah. sir. Now, Yes. if you check beta, that is volatility. So the Yes. volatility, Volatility for India was higher compared to Dow Jones. So the beta was also on the higher side. correct, sir. Absolutely right. Now, see, beta should be higher. Yes. Even return of Dow Jones should be better. Yes. But it is not like this. India is beating them in overall return. But see, our beta is more volatile. Our Yes. index is more volatile than Dow Jones. Because Yes, see, Dow Jones is a 20 plus trillion economy, right? We are small economy comparing to US. So whenever something bad happens, this is the same thing which we talk about Nifty and small cap, right? We are small cap if we compare us with Dow Jones, बराबर? Yes, sir. हम ज्यादा ही गिरने चाहिए Yes. क्योंकि हमारा जो मार्केट कैप है वो उनके कंपैरिजन में काफी छोटा है, राइट? तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि हमारा बीटा, हमारी वॉलेटिलिटी उनसे ज्यादा है। पर ये बात देखो, यहाँ पे गुरुदत्त जी हम देखे रिसेंट करेक्शन, Yes. अगर डाउ जोन्स 16% से टूटा है, Yes. तो निफ्टी का 20% टूटना चाहिए था। Yes, but recent correction में ये बताता है कि we are now catching up as far as the beta. The beta has decreased this time compared to the COVID correction and the 2008 correction. Absolutely right, sir. So there is something which is giving support to Indian economy. Yes. You can see here, sir. Yes. Yes. So market has not corrected to the extent which the post war actually has to, correct. So basically, we are a much better stable country. The beta has decreased considerably compared to the country which I worked on. Correct, sir. Correct. Initially, our beta was more higher. More higher. We were falling more initially. Right? Yes. We were falling more. But this is the time when we are performing with the kings. Our performance is comparable with the kings of world. Right? Yes, very, very true. And our CAGR return is much better. Yeah, absolutely, sir. So we can say, yes, Nifty is not in a bad shape. What happens if the war continues? Then maybe your 16% minus return of Dow Jones can be more worse, right? Yes, yes, yes. So we should be prepared. Yes. It's all right. अगर Dow Jones नीचे आता है, तो Nifty को भी नीचे आना है, right? Very true. Very अगर Dow Jones परफॉर्म करता है, अगर धीमे धीमे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, वॉर का इफेक्ट धीमे धीमे कम हो जाता है, तो क्या होगा? See, our growth as far as the market cap is concerned will grow much better compared to Dow Jones. Yeah, absolutely, no doubt about it. That is number one. Number two is we will be in a commanding position as far as the beta is also concerned, because the beta, if you see compared to most of the other countries, it is now leveling with with the big economies. Correct, sir, correct. Right, absolutely true. So I hope everybody was able to connect with Dr. Gurudutt, who have researched on Dow Jones. Bankim bhai को मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा. Thank you very much, Gurudutt ji. Thank you, sir. Yeah. So Bankim bhai, आपने Nasdaq देखा. So what is the difference between Dow Jones and Nasdaq? हाँ सर. Yeah. हाँ जी सर. मैंने नास्डेक देखा तो CAGR की रिस्पेक्ट में देखे तो नास्डेक समझो 20% ज्यादा CAGR दे रहा है. बराबर है, राइट. दोनों का रिस्पेक्टिवली. बराबर. डाउ जोन्स से तो काफी अच्छा, उसने 3 साल 10 साल और 20 साल में दिया.
राइट। इन करंट ट्रेंड में जो देखे रिसेंट करेक्शन में, तो नास्डेक ने ज्यादा करेक्शन दे दिया और डाउ जोन्स ने निफ्टी के ऑलमोस्ट पैरेलल करेक्शन दे दिया। राइट। तो ऐसा क्यों हुआ बंकिम भाई की जो आपका नास्डेक है वो तो 31% आपने फॉल लिखा है ना? आईटी का ज्यादा है ना, टेक्नो, बराबर, टेक्नोलॉजी की कंपनियों का उसमें वेटेज ज्यादा है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि यूएस में भी टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत अफेक्टेड है, राइट? हाँ जी। इंडिया में भी ऐसा ही हाल है, आईटी हमारा अफेक्टेड है, ज्यादा एक्सपोर्ट पे ही है ना अपना ये आईटी भी, बराबर है, राइट। दूसरा सर यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। कि जैसे कि अपने बात करते हैं कि जो कम टूटता है वो पहले ज्यादा स्पीड वो पहले चलेगा, राइट, सही बात है आपका। तो यहाँ पे समझो कि नास्डेक और डाउ जोन्स वो निफ्टी की कंपैरिजन में तो ज्यादा टूटे हैं, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में निफ्टी सब ये जो रिसेंट करेक्शन है उसमें हम सब कंट्री का इंडेक्स देखे तो सबसे कम टूटा हुआ अपना इंडिया का है, बराबर है, सही बात है आपकी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एफआईआई जो है वो अपने से भी स्मार्ट है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में एफआईआई अपने यहाँ से फंड निकाल के कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है क्योंकि सबसे कम टूटा है अपना, तो फिर अपने पे ही रिलायबिलिटी तो रहती है। अब आप बंकी भाई ये सोचो, चलना चाहिए अगर इंडिया का बाजार खाली 15% टूटा है और एफआईआई का इतना आउटफ्लो है तो दूसरी कंट्री में एफआईआई का क्या हाल होगा? बिल्कुल, हर जगह पे एफआईआई का भी आउटफ्लो ही है, क्योंकि सबको पता है इकोनॉमी कुछ समय के लिए अच्छी नहीं थी, राइट? और उनको दो नुकसान होता है। दूसरा नुकसान क्या है? करेंसी डेप्रिशिएट होती है, राइट? जब भी बुरा समय आता है डॉलर गेट्स स्ट्रॉन्गर, तो दूसरी जो लोकल करेंसीज होती है वो सब डेप्रिशिएट होती है, तो उससे क्या होता है? उनको तो डबल मार पड़ती है ना। अगर तो आपका बाजार 15% टूटा, उनके लिए तो ये 20% टूटा है। तो सर जी ये जो अपने जो एफआईआई का डेटा देखे तो लास्ट मतलब लाइफ टाइम हाई ये लोगों ने आउटपुट ले लिया, फंड खींच लिया। ऐसे नहीं देखने का, लाइफ टाइम हाई कहाँ पे पार्क करते हैं? मेरा बोलने का मतलब है कि ये लोग हाई आउटपुट मत देखो बंकी भाई। समझो, जब आपका मार्केट कैप इतना था तो वो इतना इन होते थे, इतना आउट होते थे। अभी आपका मार्केट है इतना, तो आउट और इन कितना होंगे? इन भी लाइफ टाइम हाई होगा, आउट भी लाइफ टाइम हाई होगा, क्योंकि अभी आपकी साइज बढ़ चुकी है, राइट? और जब भी बुरा समय आता है तो ज्यादातर फिक्स सिक्योरिटी में पार्किंग होता है। पार्क किधर होता है पैसा? फिक्स सिक्योरिटी में, राइट? ओके, मतलब ऐसा है। मतलब एफआईआई अभी फिक्स सिक्योरिटी में पार्किंग पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही। हाँ, वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो बरसों से उन्होंने तो फंड लगाया हुआ है। वो अपनी हमारी तरह निवेशक नहीं है, अभी पहली बार के निवेशक नहीं है, उनका ऑलरेडी बहुत तगड़ा पैसा बरसों से लगा हुआ है, राइट? तो वो लोग करेंगे ये चीज। जब ये लोग रिटर्न हो गए, वापस रिटर्न हो गए, तब ये लोग को ये अभी की प्राइस रेंज के ऊपर माल परचेस करना पड़ेगा, तो ये तो अपना मार्केट को तो कहाँ पे ले जाएंगे वो अपनी गैस करना मुश्किल हो जाए। अपने मार्केट को वो कैसे ले जाएंगे? क्योंकि उनके आने या जाने से बाजार बढ़ता चलता थोड़ी ना है। डिमांड सप्लाई का खेल तो आएगा ना, वो लोग की बाइंग आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब स्टॉक मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो मतलब अगर बाइंग आएगी नहीं तो बाजार चलेगा ही नहीं, ऐसा ना। एक एक्स्ट्रा बाइंग बोल सकते हैं ना। अभी जो एक लेवल है उससे ऊपर ये लोग वापस इतना फंड डालेंगे तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगी। डालेंगे पता है बंकिम भाई, अपने सबको पता नहीं होगा, उससे पहले फंड आ जाएगा, राइट? तो अभी वो माया जाल में ना पड़े, बराबर? और हम एफआईआई से कंपेयर इसलिए ना कह रहे क्योंकि वो कमाए हुए लोग हैं, 100 साल से पैसा लगा उनका, तो उनके लिए ये 20-30% कुछ भी नहीं है, बराबर ना? हमें अपनी स्ट्रेटेजी करनी होगी, क्योंकि हम सब इंडिया एक नया इन्वेस्टर का वर्ग है। इंडिया में काफी इन्वेस्टर है जिन्होंने दूसरी तीसरी बार अभी तो वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर ना? अब फिटसी यूनाइटेड किंगडम यूके के मार्केट को ट्रैक किया पार्था जी ने। यस पार्था जी, पार्था प्रतिम माझी रांची से। कैसा है सर फिटसी आपका निफ्टी के कंपैरिजन में? यस प्लीज।
हाँ, किधर चले गए? पार्था जी नहीं है लगता है मीटिंग में, है ना? ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू व्हाट हैपन। फुटसी अगर आप देखो 20 साल में उसके रिटर्न 2% है, 10 साल के 3% है, 3 साल के नेगेटिव रिटर्न है। सो यू हैव नेवर सीन अ गुड रिटर्न इन फिटसी मार्केट। बुरे हाल है इन लोगों के, जबरदस्त, राइट? तो हमारा तो इनसे मतलब कंपैरिजन ही होना मुश्किल है। जीडीपी इनका नेगेटिव है, राइट? और अभी ये समय पे ये कम टूटे हैं। क्यों कम टूटे हैं? चले ही नहीं तो क्या टूटेंगे? पहले से बुरा हाल है, अभी भी बुरा हाल है, राइट? सो फुटसी अगेन, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव जीडीपी कंट्री। सीएसई कैक फ्रांस, किसने काम किया है? प्रशांत खरे जी। प्रशांत जी कहिए, क्या आपका कंक्लूजन हुआ फ्रांस पे? यस प्लीज। या सर, इट इज जस्ट लाइक यूके, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट इन 20 years जस्ट 2% रिटर्न, या ओनली 10 years में 7% हम लोगों ने ग्रोथ देखा है, राइट? और लास्ट 3 year यानी प्री कोविड में जस्ट 3% रिटर्न आते हैं। तो एंड बुरे हाल पहले से ही है प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी फिर अभी का देखें सर, कोविड करेक्शन में ऑलमोस्ट इंडिया और वो सेम करेक्ट हुए थे, और अभी पैरेलली कह सकते हैं 1-2% आगे पीछे है सर, राइट? अब ये लोग तो 18% इस बार डैमेज हुए हैं। आप सोचो, अंदाजा लगाओ प्रशांत जी, उन्होंने 18% कमा के कब दिया है सर? कमाया तो कम ही है सर, गंवाए ज्यादा है यहाँ, कमाए ज्यादा है, तो बुरे हाल है, राइट? और इसीलिए Right, हमने sir. ये दोनों इकोनॉमी को हम जंप करके हम लोग आगे निकल गए, है ना? राइट सर, क्या? बिल्कुल तो फैक्ट है सर। सो अभी हम लोग जर्मनी की इकोनॉमी पे चलते हैं। दीपक भाई, दीपक भाई ने डेक्स पे काम किया हुआ है। यस दीपक भाई, क्या व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑन डेक्स? लॉन्ग टर्म में जर्मनी, इंडिया और डाउ जोन्स से डाउन परफॉर्मन्स है और अंडर परफॉर्मन्स आणि 10 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस में है, और प्री कोविड उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस में है, राइट? करेक्शन में तो टूटने को ज्यादा टूटता है अभी, बराबर है। लॉन्ग टर्म भी 2008 और प्री कोविड करेक्शन में भी ज्यादा टूटा है, राइट? और अभी भी ज्यादा टूटा है, राइट? तो अभी भी 20% करेक्शन। अब ये लोग कुछ कमाए तो है नहीं, 2% रिटर्न लिया इन्होंने खाली, और अगर 20% का फॉल आया, मतलब अभी इनका हाल क्या होगा? बुरे हाल है ना? क्या हमारे हाल ऐसे हैं अभी? बिल्कुल नहीं, राइट? हम परफॉर्मेंस में परफॉर्म कर रहे हैं और फिर करेक्शन आता है, हेल्दी करेक्शन, इट्स ऑल राइट, बराबर ना? दीपक भाई क्लियर? जी सर। या सो अमरनाथ ठाकुर, अरे होमवर्क बाकी है अमरनाथ, पेनल्टी। किधर गए अमरनाथ? यस अमरनाथ ठाकुर, क्या अनम्यूट तो करो अमरनाथ अपने आप को, राइट? मैं यहाँ पे आपको रिटर्न वैसे बता ही देता हूं, मेरे को बताना कैसे रिटर्न है निक्की के। दीज आर द रिटर्न। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग अमरनाथ? हाँ सर। तो क्या कहते हैं रिटर्न निक्की के? सर वो डाउनग्रेड ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो हमने लास्ट टाइम निफ्टी का जो किया था ना गूगल सीट में, कैंडल चार्ट, वो Right. भी बहुत यूजफुल हो रहा है। कौन सा? हमने लास्ट टाइम नहीं किया था सर निफ्टी का कैंडल स्टिक गूगल सीट में, ईयरली एनुअल कैंडल? हाँ ईयरली कैंडल, यार वो भी करने वाले हैं अभी, हाँ पर वो इसके बाद करेंगे अभी, बराबर ना? वो तो बहुत काम लगेगा, कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त सर काम लगा, सारे स्टॉक S1 पे आ गए अच्छे अच्छे। तो अभी फॉल में S1 आया है, तो रैली में क्या आएगा उनका? बरोबर, R1 से ऊपर निकल जाएगा, R3 आएगा, कोई डाउट नहीं है इस चीज पे, राइट? पर जापान का क्या बोलता है मार्केट अमरनाथ? जापान तो सर लॉन्ग टर्म से ही ऐसा है, मतलब इंडिया को तो आउट परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो ये प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने भी बोला था जीडीपी उनका देखो डीके हो रहा है, राइट? तो कुछ हम यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस तो दिख ही नहीं रहा है हमको, बराबर? ओके, अभी मैं और आगे बढ़ता हूँ, फटाफट थोड़ा हम लोग जा रहे हैं आगे। या ललित जोशी, ललित भाई हैंगसेंग क्या कहता है? हाँ सर, मैंने देखा वो इंडिया को अंडर परफॉर्म ही कर रहा है सर, 20 इयर्स में, 10 ईयर में, और उसका जो करेक्शन है वो कोविड के पहले से ही सर स्टार्ट हो गया है। उसमें जो करेक्शन है वो जनवरी 2018 से ही जो 33,400
का लेवल बनाया था उधर से, मतलब कोविड आने के पहले से मार्केट करेक्ट हो रहा है। मतलब अभी वो प्री कोविड लेवल की भी ऊपर नहीं है। हाँ, प्री कोविड लेवल के ऊपर नहीं गया उसका लास्ट देखो टाइम। ये था कोविड का समय, कोविड से पहले का। हाँ, तो अभी ये कोविड से भी नीचे चल रहे हैं, बुरे हाल है एकदम। हाँ, है ना। जनवरी 2018 का भी ये नहीं खुदा पाया है भाई। राइट, तो कोई आउट परफॉर्मेंस का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। राइट, और अभी भी ये लोग 34% इंडिया को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट हुए हैं ये लोग। राइट, ग्रेट ललित भाई। राजेश दलवी, यस राजेश भाई, होमवर्क रह गया लगता है आपका, है ना। नो प्रॉब्लम, लेट मी ओपन योर ताइवान। दिस इज ताइवान वेटेज। ताइवान का क्या हाल है? इंडिया जैसा है, दिख रहा है आप लोगों को? राइट, वी कैन कंपेयर ताइवान विथ इंडिया इस बार, है ना। सी, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं। सी, ये 2008 का फॉल था। जस्ट लेट अस चेक, दिस वाज द फॉल ऑफ 2008 और उनका ब्रेकआउट, देयर ब्रेकआउट केम इन 2017। सो इंडिया आगे है कि ताइवान आगे है? किसने पहले ब्रेकआउट दिया? इंडिया। अभी का लेकिन करेक्शन जो आया है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल विथ निफ्टी। राइट, अभी इतने बुरे हाल नहीं है जितने दूसरी इकोनॉमी के हैं। जैसे यहाँ पे हमने नास्डेक देखा, तो दिस इज नास्डेक 50 मेमा पे आ चुका है आपका नास्डेक। राइट, सो देन वी आर सीइंग हियर कोस्पी, साउथ कोरिया। पार्थ सारथी जी, यस प्लीज, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म रिटर्न? पार्था जी, क्या हाल है? Am I audible? गुड इवनिंग। बढ़िया सर। Am I audible? Yes, your voice is audible. Oh, great. Compared to India, it is downgrade है and ना Dow Jones Nasdaq से बराबर थोड़ा सा दिख रहा है इसमें से। बराबर है। और अभी करेक्शन में बुरी है, मोर देन 30% इसका। हम लोग को, बहुत से लोगों को डर लगता है इंडिया में पता नहीं क्या चल रहा है। क्या इंडिया बुरा परफॉर्म कर रहा है? नहीं, कंपेयर टू बाकी कंट्री से इंडिया अच्छा ही चल रहा है। इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है ना। सो दैट्स करेक्ट, बहुत अच्छी बात है ये। और नाउ लेट मी गो बैक टू अरुण कुमार जी का रह गया लगता है होमवर्क, थाईलैंड क्या परफॉर्म कर रहा है। सो अभी इसको हम जाने देते हैं। मेरे ख्याल से अरुण कुमार जी है क्या मीटिंग में? सर नमस्कार। क्या नमस्कार अरुण भाई, आपने चार्ट देखा था सेट का? नहीं सर, टाइमिंग है। कोई बात नहीं, हमने भी लेट ही दिया है। राइट, तो ये है आपका थाईलैंड। बताइए कैसा चल रहा है थाईलैंड का हाल इंडिया की कंपैरिजन में? ये देखो, ये देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा। इकोनॉमी साइडवेज है पूरी, 2008 से जो भी है। राइट, तो मुझे समझा सकते हो अरुण भाई, अगर इनकी इकोनॉमी रेंज बाउंड में है, इसका मतलब क्या? कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी पूरी इंडस्ट्री म्यूटेड फेज में चल रही है। देखो, इंडेक्स इनका रेंज बाउंड है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे? नहीं सर, नहीं बढ़ रहे होंगे। तो दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इनके खर्चे बढ़ रहे हैं या तो फिर डिमांड ही नहीं है। है ना। तो जो हो वो बात क्लियर है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। राइट, या सो थैंक यू। और थाईलैंड हो गया। इंडोनेशिया का काम हिरेन भाई ने नहीं किया है। यस हिरेन भाई। अनुमेश जी, असीम जी, आपका हैंड रेस है, मैं 2 मिनट बाद आपके पास आता हूं। यस हिरेन भाई, आपने चार्ट देखा था जकार्ता का? नहीं सर, नहीं देखता। अच्छा, जकार्ता का चार्ट देखना चाहिए, ऐसा है यार। इंडोनेशिया, तो ये भी वो कंट्री है जो इंडिया की तरह शाइन होने वाली है ना। तो इंडिया का जीडीपी धमाकेदार होने वाला है, तो इंडोनेशिया भी बहुत नीचे है कंट्री, वो भी अपने आप को टॉप 10 में पाने वाला है। तो इनका भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का इंडेक्स क्या कहता है? लेट मी चेक। जकार्ता, क्या हाल है हिरेन भाई? क्या इनका जीडीपी का जो परफॉर्मेंस है, जो इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, वो उनके इंडेक्स में नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, 2008 के बाद तो इनका ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, बट अभी जो है अभी परफॉर्मेंस नहीं है। देखो, कोविड के बाद इंडोनेशिया, ये प्री कोविड लेवल हुआ, तो हमारा जैसा रिटर्न है कोविड के बाद 3 ईयर ग्रोथ जो है हमारा, वैसा इंडोनेशिया का ग्रोथ नहीं होगा। नहीं होगा क्या वैसा? नहीं सर। राइट, हमारे जैसा परफॉर्मेंस नहीं है।
राइट। तो ये फिगर बाद में आप टाइम मिले तो भर देना यहाँ पे, बराबर ना? यस यस। तो थैंक यू वेरी मच। एंड संजय भाई, यस संजय मेंगशेट्टी जी फ्रॉम बॉम्बे। So what is Shanghai's telling? Good evening, sir. Shanghai, if you compare 20 साल या 10 साल पहले, they are doing well, parallel to Dow Jones वगैरह. If you compare 3 साल, so performance is very low. Correction mode also they are in very bad shape. जो 3 साल कोविड में चले गए, सभी तो प्री कोविड उनका रिसेशन चालू हो गया था वैसे चाइना का, बराबर है, सही और बात आफ्टर बाद में लास्ट 2 साल से तो हालत खराब ही है उनकी। So that's why it is showing underperformance compared to Indian Nifty. तो ये तो पूरी दुनिया हो गई। Yes, संजय भाई, पूरा दुनिया हमने देखा, घूम फिर के कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, मैं उसलिए आपका जैसा स्टेटमेंट बताया था आपने, इंडिया इज नॉट इन रिसेशन, इंडिया निफ्टी इज इन करेक्शन मोड, आई कैन से। करेक्ट सर। यस। तो इन इंडिया अगर रिसेशन आता भी है यूएस में, तो यूएस का है, हम देखेंगे इंडिया थोड़ा वर्ल्ड से डीकपल होगा। कैसे? जैसे आईटी डीकपल हो गया निफ्टी से 2010 में, और उसने रैली देना चालू कर दिया। निफ्टी 2014 में चला, पर आईटी कब चला? 2010, एफएमसी 2011। सेम थिंग हम यहाँ देखेंगे। अभी दुनिया गिर रही है, हम भी गिरेंगे, पर दुनिया जब शांत हो जाएगी उस समय इंडिया वापस सबसे पहले ऊपर जाएगा, सबसे पहले ऊपर जाएगा। 2008 में भी पूरा वर्ल्ड मंदी में था। 2008 में 2008 में मंदी में था, फिर भी इंडिया तभी मंदी में नहीं था। इंडिया डन वेल, उसके बाद में ऊपर जैसे चढ़ना चालू किया, अभी तो ट्रेंड अपर ही रहेगा, डेफिनेटली अपर ही, एब्सोल्युटली, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। तो ये इंडेक्स देखने के बाद मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग मीटिंग में हो, आप लोगों ने ही अब ये होमवर्क किया हुआ है। एवरीबॉडीज आइडिया शुड बी क्लियर कि इंडिया शुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ any other country. Yes, when there is bad time, India gets affected in that time, but your country is performing well comparing to any other country. तो पैसा तो इधर ही आना है घूम फिर के, बराबर कि नहीं? यस सर। राइट। तो अब आप लोगों ने वर्ल्ड देखा, यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे काम दिया हुआ था, दैट वाज इंडाइसिस। राइट। अब इंडाइसिस देखने हम सबको इसलिए थे, मेरा पर्पस क्या था, ताकि हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी जाने कि कौन सा इंडेक्स कितना परफॉर्म कर रहा है कौन से समय में। राइट। अब यहाँ पे काफी हद तक काफी इंडेक्स पे काम बाकी है, तो जो हो गए हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जय किशन जी ने निफ्टी 500 पे काम किया हुआ है। आई विल वेलकम जय किशन जी। और जय किशन जी अपनी बात रखी, उससे पहले मैं इतना बता दूं, व्हाट इज निफ्टी 500? क्या मुझे कोई समझाएगा कि हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको ये शेयर लेनी चाहिए, आपको फलाने शेयर लेने चाहिए, हमारे ज्यादातर शेयर जो होते हैं वो कौन से इंडेक्स को बिलोंग करते हैं? यस, चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन टेल मी। निफ्टी 500। निफ्टी 500, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। So why we are selecting Nifty 500? क्योंकि निफ्टी 500 में वो कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर की फ्रंट रनर कंपनियां होगी। राइट। तो फ्रंट रनर कंपनीज है निफ्टी 500 में, और ये कंपनियां सब निफ्टी 50 में एंटर होने ही वाली है। तो व्हाई नॉट वॉच निफ्टी 500? निफ्टी 500 का हम परफॉर्मेंस जान लेते हैं जय किशन जी से। यार जय किशन जी प्लीज, कैसा परफॉर्मेंस है 500 का सर? 500 का आई थिंक ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू निफ्टी फॉर लास्ट 3 years में, इट्स स्लाइटली बेटर। राइट सर। आई थिंक इसका डेटा में कुछ प्रॉब्लम है हो रहा है। हाँ अच्छा, एक मिनट। 10 ईयर में ओके हो तो जाना चाहिए। आई थिंक सर लगता है, आई थिंक वो फर्स्ट वाला जो था, ये वाला भी है। अच्छा, ये करंट मार्केट प्राइस चला गया ना, इसलिए करंट मार्केट प्राइस चले गया, सॉरी वो। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज निफ्टी 500 13418। ओके, तो अभी आ गया सर। यस, कहिए।
कैसा परफॉर्मेंस है निफ्टी 500 का? Sir, almost similar to Nifty, slightly better than Nifty. या तो देखो, कोई एक जगह पे अगर वो बेटर है तो वो बेटर नहीं है, और ओवर द पीरियड हम लोग देख पा रहे 20 इयर्स, 10 इयर्स, 3 ईयर निफ्टी 500 में परफॉर्मेंस बुरा नहीं रहता है, राइट ना? तो हम लोग इसीलिए तो निफ्टी 500 रिकमेंड करते हैं कि आपने निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 500 की कंपनी ली है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसमें अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, बराबर सर? हाँ जी। तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न फ्रॉम निफ्टी 500। और वॉलेटिलिटी कैसा है सर यहाँ पे? सर वोलेटिलिटी सेम लाइक निफ्टी है प्रैक्टिकली, वो भी सिमिलर है, right? तो कोई चिंता की बात है अगर मैं निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करता हूँ जय किशन जी? नहीं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी। या वी कैन इन्वेस्ट डेफिनेटली निफ्टी 500, राइट? और जब आप फ्रंट रनर कंपनी ढूंढते हो, कोई भी सेक्टर की अच्छी कंपनियां, तो आपकी जो कंपनियां होती है वो निफ्टी 500 में ही होती है, बराबर ना सर? हाँ जी। या सो थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से 3 लोगों के हैंड रेज है, हम उनसे बात भी कर लेते हैं ताकि पता चले उनको क्या क्वेरी है। सो नंबर 1 हनुमेश जी, यस प्लीज। हनुमेश फ्रॉम बेंगलोर। या नमस्ते, नमस्कार पीयूष जी। अच्छा पीयूष जी, माय क्वेश्चन इज कि हम लोग द वे वी सी ग्लोबल इंडाइसेस, we see clearly that India is outperforming. Correct. But the question is, if we are so much overperforming or performing well, why are FIIs pulling out and they are taking the money to the underperforming countries? So there must be some logic. So Hanumesh ji, have you checked how much FII have pulled their money from these all countries? I have not checked other countries, but I know that India, they have pulled out a lot of money. I think one of the highest, I think this last 2 years has been the highest outflows. See, इस पे बात अभी हो ही गई हनुमेश जी, मेरे ख्याल से तब आप नहीं थे क्या मीटिंग में? नहीं, हाईएस्ट आउटफ्लो था, पर वो हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि हमारा अभी मार्केट बड़ा है। पहले हमारा मार्केट इतना था तो इतना आउटफ्लो होता था, इतना इनफ्लो होता था। अभी आपका मार्केट कितना बड़ा हो गया है? 250 लाख करोड़ का मार्केट है, तो आउटफ्लो भी तो वैसा ही होगा ना। आपका इनफ्लो भी जो होगा वो भी लाइफ टाइम हाई होगा वापस, और आउटफ्लो भी बड़ा ही होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम हाई आउटफ्लो मतलब बुरी बात है। एब्सोल्युटली कोई बुरी बात नहीं है ये। बुरे समय में जब आपको लगता है कि इकोनॉमी बुरी जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो आउटफ्लो तो होना ही है, लेकिन हमें ये आउटफ्लो कंपेयर करना चाहिए दूसरी इकोनॉमी से, राइट? आपको अगर आपने रिटर्न कंपेयर किए इंडिया के दूसरी कंट्री से, तो उसके साथ ही मैं चाहूंगा आप ये डेटा भी कंपेयर करें कि हर एक कंट्री में से इक्विटी में से कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है। तो आपको जान के ये हैरानगति होगी कि इंडिया में अभी भी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले हमारा आउटफ्लो अभी भी अच्छा है, राइट? और ये चेक करके आपको बात करना होगा, बराबर अनुमेश जी? श्योर पीयूष जी, मैं चेक करता हूँ। बट क्या लॉजिक हो सकता है कि इवन देन इन सच बेटर कंडीशंस? बेटर कंडीशन नहीं है ना अनुमेश जी, राइट नाउ कंडीशन आर वर्स। अच्छी कंडीशन तो है नहीं। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ। दूसरे कंट्री से इन्फ्लेशन देखेंगे तो इंडिया फिर भी अच्छा कर रहा है। हाँ, अच्छा कर रहा है। तो इवन देन व्हाई आर द FIIs पुलिंग आउट? आई मीन उनका व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द टेकिंग बैक? या मैं बताता हूँ आपको। इन्फ्लेशन हमारा अच्छा कर रहा है दूसरे कंट्री से, जीडीपी हमारा अच्छा कर रहा है, लेकिन ये हाल तो बुरा ही है। वर्ल्ड का भी पूरा है, इंडिया का भी पूरा है। क्या हमारा अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करके कह रहे हैं अच्छा है, पर ये हमारा बहुत अच्छा समय नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन हाई है, मतलब अभी हमारे जो प्रॉफिट आएंगे गिर के आएंगे। तो ये FII ने बरसों से पैसे लगाए हुए, 50-50 साल से इनका पैसा लगा, 1990 से 95, 2000। तो जब हमने बाजार सुना नहीं था तब ये लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, और वो पैसा उनका अच्छा बना है। अब उनको पता है कि थोड़ा समय बुरा टाइम रहेगा तो पैसा निकलना बनता भी है, क्योंकि उनको अभी डालने का नहीं, तो वो अपने फ्रूट्स तो थोड़े लेंगे ना। तो इससे हमें नेगेटिव होने का कोई जरूर नहीं, राइट? ये वो जानते हैं
कि पूरी दुनिया का अभी हाल अच्छा नहीं है। मैं वापस रिपीट करूंगा, 156 कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड बाय IMF जस्ट फ्यू मंथ्स बैक। अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट आया था उसमें 150 कंट्री को डाउनग्रेड किया है। तो सीधी बात है, बुरा हाल है अभी, और बुरे हाल में वैल्यूएशन डाउन ही आने हैं। अगर आप बरसों से पैसे लगा के बैठे हो, अच्छे पैसे बढ़े हुए, तो पुल बैक आपका बनता ही है। ये नए निवेशकों के लिए नहीं है। अब मैंने कुछ पैसा बाजार में डाला ही नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूं, मैं क्या पुल बैक करूंगा, राइट। पर जो लोगों ने लगाया हुआ है, कमाए हुए हैं, वो ऑब्वियसली ऐसे समय पे कैश साइड पे रहेंगे, राइट सर। एंड असीम जी, या कहिए असीम जी, क्या क्वेरी थी आपकी? सर 2 क्वेरीज है मेरी छोटी सी। ओके। नंबर 1, व्हाई वी हैव नॉट टेकन S&P 500 which is basically market cap index, हमने चूज किया है डो जोन्स जो कि प्राइस वेटेड है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस पहले का जवाब दे दूं, नहीं तो मैं पहला भूल जाऊंगा। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड थे एनीवे। ओके, राइट। देखो, सबसे पहले का मैं कह देता हूं कि हमने यहाँ पे निफ्टी 500 नहीं लिया, राइट। हमने मेन इंडेक्स लिया निफ्टी, क्योंकि यूएस का मेन इंडेक्स लिया हमने डाउ जोन्स, राइट। अगर हम लोग S&P 500 को कंपेयर करेंगे तो हम उसको निफ्टी 500 से कंपेयर करेंगे, बराबर। जब भी इंडेक्स देखा जाता है तो यूएस का क्या देखा जाता है, डाउ जोन्स और नास्डेक देखा जाता है, वो उनके बड़े इंडेक्स हुए, बराबर ना। फिर तो ऐसे फिर बहुत इंडेक्स हो जाएंगे असीम जी, बराबर। या और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस तरह का कंपैरिजन कितना जायज है, क्योंकि दोनों का करेंसी अलग अलग है, इंडिया और यूएस का अगर हम देखा है ना, तो अगर हम यूएस डॉलर्स में कंपेयर करें, हो सकता है कि इंडिया अंडर परफॉर्म ही कर रहा हो यूएस को। वो तो ऐसा ही होगा ना। अगर आप इसको डॉलर से देखोगे, मैंने वो पहले ही बताया ना असीम जी, कि हमको लगता है कि ये 15% नुकसान हुआ है, पर असल में उनका नुकसान ज्यादा हुआ है क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि यूएस का ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है? ये हमारा रुपया डेप्रिशिएट हुआ ना हाँ, यूएस डॉलर के सामने, तो उनको नुकसान ज्यादा हुआ है। ये जो हमने 15% लिखा उतना नहीं है। अगर हम उनकी आंखों से देखें कि उन्होंने इंडिया में कितना नुकसान किया होगा, तो ये 15 रुपये टर्म में है, पर इसको अगर हम डॉलर टर्म में करेंगे तो फिर ये और गिर जाएगा। तो उनका नुकसान 15% नहीं, उनका ज्यादा है नुकसान, बराबर। बट अगर मैं ऐसे मानूं कि 20 साल में, तो आई थिंक 20 years back डॉलर वुड हैव बीन 50 rupees, नाउ इट इज जस्ट अराउंड 80, राइट। तो मुझे लगता है कि इंडिया का मार्केट कैप डॉलर टर्म्स में इतना नहीं बढ़ा होगा जितना यूएस का बढ़ा होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अकॉर्डिंगली फिर इंडाइसेस जो हैं, हमारे को ऐसे लग रहा है कि 14% इंडिया ने 20 साल में बढ़ा है और यूएस ने सिर्फ 6% किया है। अगर आप डॉलर टर्म में भी देखोगे तो भी इंडिया का ही बढ़ा है, क्योंकि हम जब जीडीपी कंपेयर करते हैं तो हम डॉलर टर्म में ही कंपेयर करते हैं ना। जीडीपी कहाँ रुपए में कंपेयर होता है, वो तो डॉलर में ही होता है। और मार्केट कैप भी जब आप कंपेयर करते हो, मार्केट कैप वो भी डॉलर में होता है। हम डॉलर में, हम रुपए में कहाँ मार्केट कैप कभी कंपेयर करते हैं, जब भी कंट्री का मार्केट कैप कंपेयर करते हैं डॉलर में ही होता है ना। तो आप यहाँ पे अगर हम 5 और 10% का डिफरेंस है, आप इसमें डॉलर और रूपी को कंपेयर करोगे तो भी अंडर परफॉर्मर ही रहेगा, तो भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकता आसिम जी। ओके, राइट, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये 3 साल में आपको लगता है कि इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है, राइट, इतना नहीं होता है। लेकिन हम ये मान ले कि चलो हमारा 15% नुकसान है, पर जिन्होंने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट किया उनका 15% नुकसान नहीं है, उनको तो बेचारों को 18-20% नुकसान हो गया होगा, बराबर ना। और फिर भी करेंसी में भी हम जो दूसरी कंट्रीज है, कई जो दूसरी हमारी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनसे हमने अच्छा परफॉर्म किया है करेंसी में भी, राइट। ओके, थैंक यू। या बंकिम भाई कहिए सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जीडीपी के हिसाब से देखे तो चाइना अपने से आगे है। बंकिम भाई पर ये तो बात हो गई ना अपनी, तो नहीं तो फिर ये जो CAGR से देखे तो चाइना का जो CAGR है वो सिर्फ 6% और 1% है, बराबर। पर ये तो अपनी बात मीटिंग में नहीं हुई, बॉम्बे अपन इस पे तो चर्चा हुई थी चाइना पे। चाइना का जीडीपी बढ़ा है, मार्केट कैप नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, उस पर हमने 20 मिनट का भाषण दिया था, भूल गए? तो सुभाष भाई का रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके,
राइट। देखो ये तो क्लियर रहो कि चाइना का मार्केट कैप इंडिया जैसा यस यस, ख्याल आ गया, बराबर है, याद आ गया पूरा। वो उसका दूसरा बट्टा है, लेकिन चाइना में वो उसने ब्लॉक करके रखा है, तो और FII नहीं आती है, और मार्केट का परफॉर्मेंस उनका इंडिया जैसा होगा भी नहीं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो FII वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। बराबर है। ओके ओके, याद आ गया। ओके, यस जय किशन जी कहिए सर। सर मैं हनुमंश जी का आंसर करूं? वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई थिंक 2 रीजन है। एक तो आपने बता ही दिया कि डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, तो इसलिए बेटर है उनको कि डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाए पैसे। ये दूसरा चीज है कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, तो ये ईयर एंड तक एक्सपेक्टेड है कि 3 से 3.5% US डॉलर में उनको इंटरेस्ट फ्री रिटर्न मिलेगा। ओके, विच इज राइट very good for the FFIs, okay, because they have huge sums of money. तो इंडिया में अभी अगर 78 में वो पैसे लेके जाते हैं, बाद में 80 होने का चांस है, प्लस वहां पे उनको इंटरेस्ट रेट बेटर मिलेगा इन डॉलर टर्म्स, so it's better, that is why they are pulling out the money. पर अगर यूएस में रिसेशन होता है तो इट विल बी बेटर फॉर इंडिया, क्योंकि ले 2 चीज होगी। एक, ऑयल का प्राइस कम हो जाएगा रिसेशन होने से, और सेकंड चीज ये होगी कि फेड फिर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा, वो रिड्यूस करने लगेगा, तो वापस से फंड फ्लो वापस इंडिया में आएगा और इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। राइट, बराबर है जय किशन जी। राइट अनुमेश जी, तो आपका जो क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपको यहाँ पे Yes. Thank you, Jai Kishan. I could relate. Thank you. तो अभी हम लोग की बातचीत चल रही थी इंडाइसिस पे, और हमारे पास 12 मिनट और है, तो हम थोड़े इंडाइसिस में आगे बढ़ते हैं। देखो इंडाइसिस हमको इसलिए देखने हैं ताकि हमें लॉन्ग परफॉर्मेंस भी पता चले, राइट। और मिड टर्म में क्या हो रहा है, क्या मिड टर्म में ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो इंडाइसिस है वो बिल्कुल खराब प्रदर्शन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल कैप की हम लोग बात करते हैं डैनी वर्गीस के साथ। यस डैनी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। डैनी किधर गए? डैनी नहीं है क्या मीटिंग में? ओके, हम बात करो। हाँ पार्था जी, नो प्रॉब्लम। पर डैनी को बोलना, वो जब जॉब करता था तो वो हर मीटिंग में रहता था, रिटायर होने के बाद मीटिंग से निकल गए। नहीं, आज दोपहर में उससे बात किया था, वो कीमो हॉस्पिटल में है उसका। अरे ओके, राइट। तो वो नहीं कर पाए, बताया, तो हमने बोला हम कर दूंगा करके, उससे बातचीत करके हमने बता दिया, हमने बनाया दिस डाटा। ओके, तो स्मॉल कैप क्या कहता है पार्था जी? स्मॉल कैप में अगर शॉर्ट टर्म में देखेगा तो कंपेयर टू निफ्टी एंड 500 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। 3 years का जो CAG है 25%, राइट, उसमें बराबर। शॉर्ट टर्म में देखेगा तो बराबर, एंड लॉन्ग टर्म देखेगा तो वो निफ्टी से बराबर ही दिख रहा है, वो 14% 13% है उसमें से। मगर इसमें से जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है उसमें से, बहुत ज्यादा है। देखो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से मुझे अगर ज्यादा रुपए मिलते होते, मुझे ज्यादा रिटर्न मिलते पार्था जी, तो मैं स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्ट करता। पर क्या मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं? अगर डेटा देखेगा तो 3 years का दैट इज 16, 18, 25% है लास्ट 3 years के लिए पैसा डालने वाले हो? बट वो नहीं, 3 years का नहीं 3 years का नहीं, ओवरऑल देखेगा तो दोनों बराबर ही दिख रहे हैं सर, 1-2% से ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है इसमें से, मगर वोलेटिलिटी ज्यादा है। देखो फर्क है, और लॉन्ग टर्म में ये 3% भी बड़ा काम करता है। दूसरा, जब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लोअर क्लास में जा रहे हैं, तो हम क्यों जाए? बेटर रिटर्न मिले तो जाए, समझे ना। अब मुझे बेटर रिटर्न ना मिले तो भी मैं स्मॉल में जाऊं, तो फिर वो कहाँ की समझदारी हुई? एक तो देखो मैं रिस्क ले रहा हूं, कंपनियों का रिस्क होता है स्मॉल कैप में, राइट। उनके मार्जिन कम होते हैं, आपको डिविडेंड कम आते, पर फिर भी मैं ले सकता हूं अगर मुझे रिटर्न अच्छे मिले तो। और मुझे रिटर्न यहाँ पे निफ्टी से अच्छे मिल रहे। लॉन्ग टर्म में तो नहीं है, ये 3 साल में आपको इसलिए दिख रहा है तो नहीं है क्योंकि ये खाली 10% था 10 साल में, लोअर बेस से आपका कैलकुलेशन है, राइट। तो
तो आउट परफॉर्मेंस हम इसको अगेंस्ट नहीं कह सकते। और वॉलेटिलिटी कैसा है? वॉलेटिलिटी हम लोग बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, फिर ऐसी तैयारी रखनी पड़ेगी। देखो ये वॉलेटिलिटी हम ले सकते हैं, 30 है, हम ये वॉलेटिलिटी ले सकते हैं पार्था जी, हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर रिटर्न अच्छे मिले तो वॉलेटिलिटी मंजूर है। अगर मुझे अल्फा अच्छा मिले तो मैं बीटा से शिकायत नहीं करूंगा, पर मेरा अल्फा अच्छा नहीं है और फिर भी मैं बीटा इतना भयंकर हो तो कैसे चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राइट? इट्स वर्स्ट, एकदम बुरे हाल है एकदम, राइट? सो एब्सोल्युटली अवॉइड इट। और या मैं और आगे बढ़ता हूं पारस पटेल के पास। पारस भाई, आपने एफएमसीजी देखा हुआ है, तो मुझे कुछ बता सकते हो एफएमसीजी के बारे में, कैसा रहा? यस पारस, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मेरे ख्याल से पारस अनम्यूट नहीं कर पा रहे। लेट मी कंटिन्यू इट। एफएमसीजी सेक्टर, you can see FMCG gave 8% return in 20 years, so it was almost 50% lesser than your Nifty, right? काफी डाइवर्जेंस है। 10 years में ज्यादा नहीं, कम ही है, थोड़ा कम है। 3 साल में भी कम है। तो ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड योर FMCG इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। दूसरे केस में आप FMCG को हेज भी मान सकते हो। जब बुरा समय आता है तो वो अफेक्ट कम होता है। देखो यहाँ पे जब आपका निफ्टी 2008 में 65 करेक्ट हुआ था, तो अगर आप एफएमसीजी में थे, ये खाली 12% करेक्ट हुआ। कोविड में ये खाली 25% और अभी खाली 11%। तो अगर आपका पोर्टफोलियो एफएमसीजी में, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ नेचुरल हेज। और जब रिकवरी आती है तो जैसे एफआईआई कैश में से निकल के इक्विटी में आते हैं, वैसे हमें एफएमसीजी से निकल के किधर आना चाहिए? मेन मार्केट में, क्योंकि ओवर में ऑल ग्रोथ हमें बढ़िया इधर नहीं मिलेगा, राइट? सो फ्रॉम पारस आई एम मूविंग टू निफ्टी आईटी। कुमार नीतीश ने काम किया हुआ है। यस नीतीश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। लेट मी चेक नीतीश भाई इज इन मीटिंग और नॉट। Hi sir, happy sir. या नीतीश भाई, सो व्हेन यू चेक द निफ्टी आईटी, what were the amazing things you were able to see? Yeah, it has performed well in that other year. Okay, and CAGR is also better. Okay. And now also fall is just equivalent to Nifty 50, not more than that. Okay. Just let me write it down here, Nifty IT, because as data is not there. Just a minute. Is Nifty IT? Okay, and it's 28,140. 28,140. Right? Yes. So see, this is called a strong alpha. है ना Nitish bhai? Yes. In 20 year you got 15% return, means it's outperforming Nifty. On 10 year you got 16% return, again 4% more, and on 3 year it's 35%. So can we say that Nifty IT is overall outperforming Nifty in any period of time, sir? Yes, sir. Right? Even if you see Nasdaq and Dow Jones, Nasdaq is outperforming Dow Jones. This is a similar way we can see, right? Now, what about correction? Yeah, still it is a better position. Yeah. See, correction I can see 29% आपका Nifty IT down हुआ है. So Nifty IT में correction बड़ा आया हुआ है, right, sir? Yes, yeah. Profit booking might be done more here. Yeah. COVID correction. Just a minute. Just let me check it. This is Nifty IT and this was your COVID data. Just let me check the data for COVID. 39,446 and 10,991. Okay. यहाँ आपने गलती किया है सर. देखो, ये कोविड का करेक्शन है, तो मुझे कोविड के करेक्शन में कोविड का हाई और लो लिखना था, बराबर ना? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हाई कोविड का क्या था, दिस वाज 16,882, सो हियर इट शुड बी 16,882 एंड व्हाट वाज द लो? 15,157. मेरे को लगा थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इधर गए हम कोविड, या कितना है 15
144। कितना करेक्ट हुआ था? जस्ट अ मिनट, मैं वापस से देख लेता हूं, इतना ही था ना, सॉरी, 10,991 was the low of 10,991। ओके, 34% सर यहाँ पे निफ्टी आईटी डाउन हुआ था, जो समय पे निफ्टी 40% डाउन हुआ था। एम आई राइट? सही है सर अभी नीतीश भाई? तो मतलब अगर आपका निफ्टी आईटी में इन्वेस्टमेंट था, तो अगर लोगों का पोर्टफोलियो जितना गिरा होगा उससे निफ्टी आईटी की कंपनी आपके पास थी तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरा था। राइट? यहाँ पे ये समय ऐसा नहीं है। देखो ये करेक्शन में निफ्टी 15% गिरा है, पर आईटी कितना गिरा है? अगर आपकी ये डेटा सही है तो ज्यादा गिरा है, 29%, है ना? राइट? तो ये टाइम पे आईटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका लेना देना यूएस यूरोप के साथ है, बराबर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चिंता की बात है, मतलब अब आईटी नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वॉर की वजह से है, वॉर हटते आपको आईटी में रिटर्न मिलेंगे, पर जब तक वॉर रहेगी, अभी आप Q1 में रिजल्ट देखोगे आईटी कंपनीज के, इतने अच्छे नहीं आएंगे, उनकी डिमांड में कमी दिखाई देगी आपको, बराबर है सर? लेकिन अभी डॉलर प्राइस बढ़ने की वजह से इनका ज्यादातर जो आउटसोर्सिंग है उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। हो सकता है सर, पर वो इतना नहीं होता है जितना डैमेज होता है। अभी जैसा मैं वर्ल्ड मार्केट में समझा रहा था कि इंडिया का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, डाउ जोन्स का बुरा है, डॉलर के एप्रिशिएट होने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा कि वो अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस हो जाएगा। वैसा आईटी में है, डॉलर रुपया हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, राइट? तो आईटी को इसका फायदा है, पर वो फायदे से बड़ी नुकसानी क्या है कि उनका धंधा वहां पे यूएस में और यूरोप में डैमेज हुआ है, वहां से कम टर्नओवर उनको मिलेगा, बराबर? तो ये एक बुरी बात है, और बुरी चीज अच्छी चीज पे हावी है इस बार, बराबर ना? ऑलराइट सर? यस। या तो अगर आईटी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, हम प्रिपेयर रहे, फॉल उसमें निफ्टी से ज्यादा आएगा, पर घबराने का जरूर नहीं है। व्हेन वर्ल्ड विल परफॉर्म अगेन, योर आईटी इज गोइंग टू रन। ओके, so now I am moving towards Shaila madam. She has studied pharma. Yes, Shaila madam. Good evening, sir. Yeah, good evening, madam. So pharma का रिटर्न कैसा रहा मैडम? Sir, this index was formed in 2011. Right. So 20-year performance is not applicable. Right. But in the past 10 years, the CAGR has been slightly less than Nifty. Right. And pre-COVID, this three-year CAGR also is 15%. Average. So average, if I can invest, yes, madam, in pharma or in any sector, but provided that sector gives me more alpha than Nifty. पर ऐसा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है मेरे को मैडम यहाँ पे? नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं मेरा ज्यादातर पैसा फार्मा में डाल दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा रहेगा मैडम? It won't perform well. या अंडर परफॉर्म करेगा, राइट? देखो परफॉर्म करेगा लेकिन वो आउट परफॉर्म नहीं करेगा, है ना? या नेगेटिव रिटर्न नहीं है, तो मेरे को पैसे मिलेंगे, पर मैं निफ्टी को नहीं आउट परफॉर्म करूंगा, बराबर ना? ओके, एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग करेक्शन मैडम? So pre-COVID also it was not performing, but during COVID it performed slightly better, and now it's not performing so well. Right. So right now correction is 19%, and in Nifty it is 15%. Right. So if I am invested in Nifty related companies, then my portfolio is down by 15%. But if my more weightage goes to pharma, then my portfolio would be underperforming Nifty. Right, madam? And the chart also is showing that very nicely. Yeah, absolutely, madam. बिल्कुल सही बात है आपकी, राइट? तो फार्मा में इन्वेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मुझे लिमिट में रहना है। मतलब मैं 3-4% अगर इन्वेस्ट करूंगा बराबर है, उतना ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा फार्मा में नहीं डालना चाहिए, बराबर ना मैडम? तो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे अभी जो हम लोग बढ़ रहे हैं ब्रॉडर मार्केट पे अरुण त्यागी जी ने काम किया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। सो दिस इज द इंडेक्स वी शुड लुक फॉर। क्यों कंज्यूमर ड्यूरेबल देखना चाहिए? अंकित भाई समझा सकते हो आप? यस अंकित भाई, इफ यू आर ऑनलाइन प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अरुण त्यागी, यस अरुण भाई।
आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे। जैसे आपने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, कंज्यूमर ड्यूरेबल ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है। कैन आई से यस एवरीबॉडी? 20% वर्सेस 14% इज नॉट समवॉट आउट परफॉर्मेंस। देखो मेरा पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगा हुआ होना चाहिए। व्हाई? इसका अल्फा एकदम बेटर, ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है। 10 साल में भी जब निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया, 3 साल के पिछले 3 साल में मैं आपको बता दूं, प्री कोविड पोस्ट कोविड से लेके अभी तक के अगर हम डेटा देखें तो अभी इसका परफॉर्मेंस 10% है। इसने पिछले 3 सालों में अंडर परफॉर्मेंस दिया हुआ है, राइट। पर जैसे अभी इकोनॉमी वापस से खुलेगी, नो नीड टू वरी, हम बढ़िया रिटर्न कंज्यूमर ड्यूरेबल से उम्मीद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले भी देखे हैं, राइट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनियां कोई बता सकता है कौन सी कंपनियां हैं? यस एनीबॉडी? विच सेक्टर दिस बिलोंग टू, जो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है? डाबर, मैरिको, HUL सर। वो कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं है अमरनाथ भाई। कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी जो वोल्टास, बराबर है, TTK, वर्लपूल, ये सारी कंपनियां, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर ड्यूरेबल। टाइटन, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल में आते हैं, राइट। तो ये सेक्टर तगड़ा सेक्टर है, यहाँ पे हम थोड़ा वेटेज ज्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत की बात नहीं, राइट। ये कंजप्शन बेस्ड सेक्टर है। रिटेल आप बोलते हो ना, रिटेल, तो ये रिटेल का ही पार्ट है, बड़ा पोर्शन हुआ रिटेल का कंज्यूमर ड्यूरेबल, राइट। जब गिरावट आती है, देखो अभी भी गिरावट इसमें ज्यादा है क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी जो आपने डाबर, मैरिको और ये सब बोला वैसी नहीं है। वो डाबर, मैरिको ये सब कोई भी सीजन में चलेगी, पर जब बुरे हाल होते हैं, मुश्किल होती है, तब डिस्काउंट जो आपकी जो इनकम होती है वो स्पेंडिंग थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो गिरावट में या गिरावट भी होती है, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। भले गिरावट में गिरे पर परफॉर्मेंस देने के टाइम ये जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, राइट। सो दैट्स ग्रेट अरुण त्यागी जी। और नेक्स्ट है संदीप लांजे फ्रॉम क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पे आपके पास डेटा नहीं है ज्यादा, तो बहुत हम बात तो इसके ऊपर कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। ये क्या है? लिवरेज। मितेश शाह ने जो काम किया हुआ है, निफ्टी 50 2x लिवरेज, ये समझा पाओगे मितेश भाई? ये लिवरेज क्या है? सर इसमें एक चीज है सर, उसका 2R लिखा है, इसका TR है। दिस इज TR नॉट 2R। कौन सा? कोई बात नहीं, पर इसका मतलब क्या है पार्था जी? सर इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखा निफ्टी 50 2x लिवरेज, इसका मतलब क्या है? मेरे मितेश भाई ने काम किया है ना? यस मितेश भाई, यस प्लीज। सर इंडेक्स के बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं चला है, लेकिन वो डेटा के हिसाब से जस्ट आई पुट द डेटा हियर। या तो चलो क्या कहते हैं डेटा? 15-15। हाँ सर। सो बेसिकली वो आउट परफॉर्म तो कर रहा है निफ्टी को। और जब बुरा समय आता है, कब करेक्शन है तो सर ज्यादा गिरता है कंपेयर टू निफ्टी सर, राइट। क्योंकि ये लिवरेज है। यस। और लोगों को लगता है ना कि मैं लिवरेज लूं तो क्या करूं, तो जब आप लिवरेज करते हो तो देखो एक लॉजिकल बात है मितेश भाई, लिवरेज में अच्छे समय में क्या होगा? अच्छा चलेगा, अच्छे समय में परफॉर्मेंस मिलना है। पर वही लिवरेज में बुरे समय में क्या होगा? वो ज्यादा गिरेगा, वो ज्यादा गिरेगा। तो जब मैं जानना चाहता हूं कि मैं लिवरेज करूं तो क्या, तो बूम इकोनॉमी में रिटर्न अच्छे मिलते हैं। नहीं, बहुत से लोग फ्यूचर में काम करते हैं, तो जब इकोनॉमी बढ़िया रहता है, आपके शेयर चल रहे होते हैं, तब ज्यादा पैसा मिलता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब गिरावट आती है तो भयंकर गिरावट आती है, बराबर ना। तो ये उसके लिए एक इंडेक्स बनाया हुआ है समझने के लिए, बराबर मितेश भाई। ये आपको लिवरेज की परिभाषा बताता है कि अगर आपने 2x लिवरेज किया है, लाख के बदले 2 लाख डाला तो क्या? सो लॉजिकल है कि मेरे को रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, पर गिरने में मेरे को मार ज्यादा पड़ेगी, राइट। बराबर है, राइट राइट। सो ग्रेट। ये स्ट्रेटेजी में आता है। देखो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू, ये सब स्ट्रेटेजी हुई, राइट। अल्फा, आशिम किरतुनिया का काम था अल्फा का, लेकिन अल्फा यानी क्या? जो अल्फा की अभी हम लोग बात कर रही है वो इंडेक्स है कि यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको अल्फा अच्छा मिले, मतलब लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको अच्छे मिले,
कौन सी कंपनियां हैं जिनके अल्फा बेहतर है, तो वो सब ये इंडेक्स में होती है। तो आपको देखो अल्फा भी दिया हुआ है। तो अलग अलग इंडेक्स अगर आप देखोगे, थोड़ी स्ट्रेटेजी समझने का प्रयास करेंगे सब लोग, तो ये स्ट्रेटेजी इंडेक्स आपको पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी कहती है। आपको डिविडेंड चाहिए ज्यादा, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी देखो। ग्रोथ चाहिए ज्यादा, क्वालिटी वाली कंपनी चाहिए, वैल्यू चाहिए, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये इक्वल वेटेज यानी क्या, अर्चित बंसल का काम था। यस, हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट इज इक्वल वेटेज, निफ्टी इक्वल वेटेज? हाँ, अरे पता होना चाहिए, बहुत से लोगों ने काम किया था इसके ऊपर। जैद भाई बताइए। हर एक कंपनी को सेम वेटेज दे दिया है। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने अलग अलग वेटेज अलग अलग कंपनी को दिया हुआ है, राइट। रिलायंस को हमने 10% दिया है, HDFC बैंक को हमने 9% दिया है। फिर जो आखिरी की कंपनियां होती है वो सब में, जैसे हीरो मोटर हुआ तो उसमें 0.20 वेटेज होगा। अगर मैं इक्वल वेटेज करूं, 50 कंपनियों को मैंने इक्वली वेटेज दिया, यानी 1-1% सबको, 2-2% सबको, तो 100 हो गया ना। तो क्या, तो उसके रिटर्न भी, ताकि आपको पता चले। देखो, जो स्ट्रेटेजी लेके आप पोर्टफोलियो बनाओगे, ये सब इंडेक्स आपको पोर्टफोलियो बनाने में काम लगते हैं, राइट। आप चाहते हो मेरे को कम वॉलेटिलिटी मिले, तो आपके लिए ये लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, राइट। लो वॉलेटाइल स्टॉक्स इसके अंदर दिए हुए। देखो, इससे फर्क क्या पड़ता है, अभी बाजार गिरा, राइट, क्या हुआ इसके अंदर, रिसेंट करेक्शन में क्या हाल है लो वॉलेटिलिटी स्टॉक का, ज्यादा गिरा है, राइट। और कोविड करेक्शन में क्या हुआ था, कम गिरा, उस समय का कम गिरा हुआ था ये, राइट। हम उम्मीद रख सकते हैं कि लो वॉलेटिलिटी में हमें निफ्टी से कम वॉलेटिलिटी मिले, राइट। पीयूष जी, हाँ जी, आप थोड़ा मेरा एक पार्थ शीट करके एक रखा है, उसमें एक बार क्लिक करिए, वो सारी चीज हमने बनाया। एक मिनट, ये वाली, नहीं, इधर नीचे 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 वाला, नीचे जो शीट है ना, हाँ पार्थ, हाँ उसमें पूरा सारी चीज अभी, हाँ ऊपर, हाँ उसमें जो निफ्टी 100 वाला बहुत बढ़िया दिख रहा था, निफ्टी इक्वल में, निफ्टी इक्वल, हाँ निफ्टी इक्वल 100, इक्वल वेटेज नीचे स्ट्रैटेजी, हाँ स्ट्रैटेजी में। अरे ये सबका किया हुआ है आपने, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा काम किया है आपने। तो इक्वल वेटेज में क्या हुआ, उसमें रिटर्न भी अच्छे दिख रहे थे। हाँ, तो एक बार आपको पता हो तो हमने एक वीडियो बनाया था, ध्यान है कि निफ्टी में अगर मैंने इक्वल वेटेज दे दिया होता क्या होता, तो कोई रिटर्न में फर्क नहीं पड़े बहुत, मतलब बुरे रिटर्न नहीं थे जैसा लोग सोचते हैं, बराबर ना। तो ये एक एक चीज आपको पोर्टफोलियो में काम लग सकती है। स्ट्रेटेजी मतलब ये आपकी पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी है, बराबर पार्था जी? करेक्ट। या सो ग्रेट, वंडरफुल वर्क। मैं और अभी और आगे बढ़ूंगा। स्ट्रेटेजी के बाद ये थीमेटिक क्या होता है, कौन मुझे समझाएगा व्हाट इज थीम? यस प्लीज, थीमेटिक का मतलब क्या? वो पर्टिकुलर सेक्टर में वो लोग ज्यादा ओनली सेक्टर में करते हैं। थीम बेस होता है, जैसे कि डिजिटल इंडिया है तो वो एक थीम हुई, तो उससे रिलेटेड कंपनी होगी, राइट, वो एक थीम पे चलता है, जैसे कि पावर की पावर थीम हो गई, बराबर है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो कॉमोडिटी एक थीम है, तो कॉमोडिटी इंडिया कंजम्पशन में, इंडिया कंजम्पशन थीम है सर, इंडिया कंजम्पशन थीम है। आपको लगता है मुझे रिटेल में पैसा डालना है, तो ये इंडिया कंजम्पशन मतलब रिटेल हुआ, रिटेल जैसा ही हुआ ना। ये इंडिया के कंजम्पशन की बात करेगा यहाँ पे, राइट। तो यूं ही कोई भी थीम में हम लोग पैसा डाले, रिटर्न दिया सर, कैसा रिटर्न दिया है? इसके लिए वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन में मैं एक हाईलाइट किया था, उसमें देखिए पूरा रिटर्न बहुत बढ़िया दिया था उसमें से कंपेयर टू निफ्टी। 10 साल का 13% और ये 3 साल वाला 17%, बराबर ना। तो आप लोग जब किसी को रिकमेंड करते हो पैसा डालने का, तो सबसे पहले पैसा डालने का किधर बोलते हो? कंजम्पशन, रिटेल। तो रिटेल क्यों बोलते हो? क्योंकि रिटेल का रिटर्न अच्छा है, कोई डाउट ही नहीं है ना। तो सबसे पहला हमारे चेहरे पे, हमारे मुंह से बात हमेशा रिटेल का ही निकलना चाहिए, राइट। तो ये अलग अलग थीम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी एक बार सब लोग क्या करें, अलग अलग थीम को देख ले और प्रयास करें। देखो, यूं ही कोई भी एजम्पशन नहीं लेने की कि मैं ऐसा करूं तो कैसा हो, वैसा करूं तो कैसा हो।
देखो, रिटर्न कंपेयर करो और फिर चेक करो, राइट, कि आपको कैसे रिटर्न कौन सी थीम में मिल पा रहा है, और फिर फ्यूचर का आप लोग प्लानिंग कर सकते हो, राइट। तो मेरा अपनी ये जो 2 मीटिंग हमने जो प्लान की थी, उसका पर्पस क्या था? बुरे समय में हम लोग मिले, ये बुरे समय में इंडिया किधर स्टैंड करता है हम लोग वो जाने। सेकंड, इंडिया किधर स्टैंड करता है उसके साथ हम अलग अलग इंडाइसिस जाने कि इंडाइसिस कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारा ध्यान रहे उनके ऊपर। और तीसरा, आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां है वो सारी कंपनियों के चार्ट के साथ आप तैयार हो जाओ Q1 के रिजल्ट से पहले। कितनी कंपनियां हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है? या चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ मेनी कंपनीज? 50 है ना, तो 50 का क्या चार्ट रेडी किया हुआ है आप लोगों ने? सर वो लास्ट टाइम किया था, वो कैंडल चार्ट तो है गूगल शीट में। वो नहीं, अभी लेटेस्ट तो करना पड़ेगा ना, वो तो ईयरली चार्ट है। मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट काम का है, लेकिन मंथली चार्ट तो देखना पड़ेगा ना, समझ में तो वही आएगा। ईयरली चार्ट में मेमा नहीं आती है, आती है मेमा? नहीं सर। तो देखो, ईयरली चार्ट से आपको लॉन्ग टर्म टारगेट पता चलते हैं, पर साथ में हमें मंथली चार्ट तो देखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी का हमारा काम क्या? एक हमने इंडाइसिस देख लिए, वर्ल्ड देख लिया, निफ्टी की जो भी कंपनियां, निफ्टी की नहीं सॉरी, हमारे पोर्टफोलियो की जो कंपनियां हैं जो अभी जय किशन जी ने प्रेजेंट की थी, वो सब कंपनियों का चार्ट रेडी होना चाहिए, और हम सबको पता रहना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी के लेवल क्या है। मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जस्ट लेट मी चेक। ओके, मैंने हाइड किया हुआ है, और वो हाइड वाली शीट में यहाँ पे कल ओपन कर दूंगा, तो जो दूसरी जो शीट है उसमें क्या आ जाएगा? ओके, अरे अमरनाथ भाई। हाँ सर। ये हाइड की हुई शीट कैसे देखने की? हाइड कर दिए ना वो सीट, वो अनहाइड में से देखना पड़ेगा सर। पर अनहाइड किधर से लाने का? एक मिनट, वो देखना पड़ेगा सर। चलो कर देंगे। रो कॉलम तो हाइड करते थे, सीट हाइड का मैंने देखा नहीं है। हाँ, अभी मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, मैंने अभी मीटिंग से पहले उसको हाइड कर दिया था। कोई बात नहीं, मैंने सारी कंपनी लिखी हुई है। पीयूष सर, किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करके मेन्यू देखिए क्या आता है। हाइड का आ रहा है, पर अनहाइड नहीं आ रहा है। ओके ओके, है ना। एक यहाँ पे राइट साइड पे और एक शीट है जो हाइड की हुई है। जस्ट अ मिनट, यहाँ से शायद आए तो। सर अगर मुझे मिला तो मैं ऑप्शन अनहाइड कर दूंगा और आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। पर इसको हम लोग अनहाइड करके, मैंने जो एक और शीट यहाँ पे जो रखी हुई है वो सारी आपके पोर्टफोलियो की है। तो अभी जितने लोगों के नाम नहीं आए, देखो कुछ लोगों ने तो इंडाइसिस पे काम किया, वर्ल्ड पे काम किया, तो दूसरे लोगों के नाम मैंने वहां पे कंपनी वाइज लिखे हुए। हम आगे बढ़े उससे पहले हमको सारी जितनी भी आपकी कंपनियां हैं उनके चार्ट एक बार देख लेने हैं। चार्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें हम बाइंग लेवल बनाएंगे। बाइंग लेवल कैसे बनाएंगे? यस, चैट बॉक्स इज ओपन, मेरे को एक एक करके लिख सकते हो कि मैं कैसे जानूं कि मेरा बाइंग लेवल कौन सा है, मैं क्या चीजों को ध्यान में रखूंगा व्हाइल कैलकुलेटिंग बाइंग लेवल। मेमा, राइट, एब्सोल्युटली मेमा। देखो बाजार गिरता जा रहा है तो मेमा एंड रिट्रेसमेंट, ये दोनों चीजें मुझे गाइड करेगी। तो मैंने जो भी कंपनियों के सामने आपके नाम लिखे हुए, जस्ट चेक इट, और उनकी मेमा के हिसाब से या रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक बाइंग लेवल सेट कर दीजिए। बाइंग लेवल सेट करेंगे अभी के लिए, राइट। टारगेट आएगा बाद में। बाइंग लेवल और टारगेट के बीच में क्या आएगा? कुछ आएगा क्या? यस एनीवन, क्या आएगा? बीओटी आएगा। अरुण कुमार ने सही लिखा है, बीओटी, बैंड ऑफ द ट्रेंड आएगा। देखो अभी बाजार गिरता जा रहा है, आपके शेयर गिरते जा रहे हैं, तो वो अलग अलग लेवल पे आ रहे हैं, आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो। पर पलटी जिसको हम बोलते हैं, एक टाइम आएगा जब आप इसमें बीओटी देखोगे। तो अभी हम सबको एक्टिव रहना, बीओटी के लिए रेडी रहना, राइट। तो अभी से रेडी रहो, और जो 50-55 कंपनियां जो आप ट्रैक कर रहे हो उनके बीओटी पता रहने चाहिए, राइट। देखो डेली बेस पे तो कई कंपनियों ने बीओटी दे दिया होगा ना। किसी को ध्यान है कोई कंपनी का वीकली बीओटी आया हो ऐसा? एनीबॉडी? कोई भी कंपनी? जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर निफ्टी लिखता हूं,
दिस इज निफ्टी। तो निफ्टी में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज हर महीने बन रहा है। अभी यहाँ पे मंथली बीओटी की तो कोई गुंजाइश नहीं है, अभी कल महीना खत्म हो जाएगा, राइट। वीकली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो यस, कितने हफ्ते बाद अभी बीओटी आया क्या? तो ये बीओटी दे दिया है, दैट इज द रीजन वी आर पॉजिटिव। मंथली नहीं है पर वीकली आया, कल मंथली आएगा। इससे पहले हमने डेली बीओटी कब देखा था? दिस वॉज द डे 20/6 को डेली बीओटी आया, उसके बाद हमारा लो लगना बंद हो गया, राइट। तो देखो आप लोगों ने बहुत सी कंपनियों के नाम लिखे इधर, HDFC लाइफ, एफल, गोदरेज कंज्यूमर, BEL, राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने यहाँ पे जैसे ब्रिटानिया लिखा, अब ब्रिटानिया में और निफ्टी में क्या डिफरेंस है बता सकता है कोई मुझे? ब्रिटानिया और निफ्टी का डिफरेंस? निफ्टी ने अभी मंथली बीओटी नहीं दिया है, वीकली दिया है, पर ब्रिटानिया का मंथली बीओटी आ गया है, तो निफ्टी का टारगेट पहले आएगा। अब निफ्टी का टारगेट क्या? चल चल के वो 80% रिट्रेस होगा, उससे पहले ब्रिटानिया हाई लगा देगा कि नहीं? तो ये आपको एडवांस में पता रहना चाहिए, राइट, कि ब्रिटानिया इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। और आपने कौन सा बताया अभी? एफल। तो मेरे को एफल देखो, मंथली तो बीओटी नहीं है अभी इसका, राइट। वीकली भी अभी तक इसने दिया नहीं। देखो पिछले हफ्ते का हाई था 1045, इस बार का हाई 1050 है खाली। अभी भी हम वीकली बीओटी के, वीकली हाई के नीचे है, तो हम नहीं कह सकते ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, राइट। दूसरा कौन सा लिखा था आपने? जस्ट लेट मी चेक इट। HDFC लाइफ, याद है आपको? जब निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था तो HDFC लाइफ नहीं चलता था, है ना। लेकिन अभी HDFC लाइफ को 2 महीने हो गए बीओटी दिए, ऑलराइट। तो इसको ध्यान में रखने का, HDFC लाइफ बीओटी एडवांस में दिया है, इसका टारगेट भी निफ्टी से पहले आएगा। डेफिनेटली हम लोग इससे परफॉर्मेंस की उम्मीद रखेंगे, और इसी प्रकार से कई शेयर। तो आप पहले बाइंग लेवल देख लो, बाइंग लेवल के बाद बीओटी भी देख लो, और एक टारगेट सेट कर लो, राइट। देखो जब बाजार चलता था तब आप बाइंग लेवल ड्रॉ करते थे, लोगों को लगता था पीयूष भाई ये बाइंग लेवल आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो अब ये तो हमने पहले से लिखा था 540 to 490, अभी ये वहीं पे चल रहा है। तो ज्यादातर कंपनी आपके बाइंग लेवल या उससे भी नीचे आ गई होगी, पर जब ऊपर शेयर होता है तो आपको विश्वास नहीं होता है। वैसे भी नीचे शेयर है, हमने टारगेट तो इसका पहले से लिखा हुआ है 720 रुपया, जो इसको आना ही है, राइट। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी कंपनियां हैं उनके बाइंग लेवल्स इन रिलेशन विद मेमास एंड रिट्रेसमेंट, बीओटी आता है तो उस पर ध्यान रखो, टारगेट नोट करके रखो, उससे पहले छूना नहीं, उससे पहले प्रॉफिट बुक करना नहीं है, ताकि एक तगड़ी रकम हमें मिले, राइट। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो ये फॉल का हम लोग फायदा उठा पाएंगे, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, मैंने प्लानिंग में आपको लिखा था नेक्स्ट पार्ट हमारा निफ्टी है, लेकिन निफ्टी को हमको बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो। तो हम पोर्टफोलियो की आपकी कंपनी जो सेकंड कौन सी तारीख को अभी हमको वापस मिलना था? 6 जुलाई। 6 जुलाई ना, तो 6 जुलाई को जब हम मिलेंगे तब तक हमारी 50 कंपनियां रेडी हो जानी चाहिए। मैंने आप सबके नाम भी लिखे हुए कंपनियों के सामने, उसके हिसाब से चार्ट दोस्तों बना देना। देखो ये टाइम तो आपके पास एक ही दिन था, पर अब आपके पास 7 दिन है होमवर्क करने के, तो ये 7 दिन में बाकी नहीं रखना एक भी काम, पूरी 50 कंपनी बना दो, फिर हम निफ्टी लेंगे, राइट। उसके बाद जो निफ्टी लेंगे हम निफ्टी को पूरा प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे, राइट। हम एनुअल कैंडल, देखो मेरे लैपटॉप में मैं यहाँ पे लिखूंगा ना लॉन्ग टर्म, वो भी आ जाएगा, ये आ गया लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन वाली, किसको याद है स्प्रेडशीट? किसी को भी? मुझे याद है। कौन सी स्प्रेडशीट है अमरनाथ, कौन सी स्प्रेडशीट है ये? ईयरली कैंडल, निफ्टी वाली हमको भी याद है। ईयरली कैंडल सर। मैंने लिखा वैसी तुरंत मेरे में क्यों आ गए? क्योंकि मैं तो रोज देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ, कितनी काम की चीज है यार ये समय पे जब बाजार गिर रहा है, ये सबसे काम की चीज है।
अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मैंने नए लोगों को अभी हमने ईयरली कैंडल नहीं समझाया है, लेकिन कल और परसों ये 2 दिन में मैं दूसरे वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि सब नए लोगों को ये ईयरली बुलिश एंगल्फिंग कैसे ढूंढना है वो भी पता चल जाए। अब जब आप टारगेट बनाओगे तब इसके हिसाब से बनाओगे। आई कैन बेट यू जो भी लोगों ने ये समय पे काम किया था, आप वापस अपनी स्प्रेडशीट ओपन करके देखो, आपके बाइंग लेवल आपके सामने होंगे, राइट। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं क्योंकि अब हम वापस से ईयरली बुलिश एंगल्फिंग पे भी ये हफ्ता काम करेंगे। सो नेक्स्ट वीक 6th July when we are going to meet, we are going to discuss on our 50 top portfolio companies on the basis of MEMA retracement, BOT मैं उम्मीद करता हूं कुछ में आ गया होगा तब तक। So we will discuss on BOT, we will discuss their target and we will discuss both the target. कौन से टारगेट? एक्सटेंशन, मंथली बुलिश एंगल्फिंग टारगेट एंड लॉन्ग टर्म ईयरली बुलिश एंगल्फिंग टारगेट, राइट। जो भी नए स्टूडेंट है जो पहली बार इस प्रकार की टेक्निकल मीटिंग में है, चिंता मत करो, हम ये वीक वो सारी चीजें सीखने वाले हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग निफ्टी पे बात करेंगे, बराबर है। सो आई होप इट वाज अ फ्रूटफुल मीटिंग। आज हम सब लोग मिले और अब आने वाले समय में इसका आप लोग पूरा फायदा उठाओगे, राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, 2 दिन में मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगा, बराबर। यस सर इंक्वायरी है या सर, एक इंक्वायरी है। हाँ बोलो बंकिम भाई। आज एक ये जो अपने जो बीओटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाँ, उसमें अपनी जो डेफिनेशन है कि प्रीवियस कैंडल से हायर लो, हायर हाई और हायर क्लोज, बराबर है, बराबर है, सही बात है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज को स्टिकली पकड़नी है या फिर अपना, मैंने एक अपना वीडियो देखा जो अभी अपना जो ये कोर्स आपने अपलोड किया उसमें पुराना वीडियो है एपिसोड नंबर 5 में, जिसमें वो मत देखो अभी बंकिम भाई, अभी उसकी बात ही मत करो। देखो मैंने स्ट्रिक्टली लिखा था कि नहीं कि आप आगे मत बढ़ना। यहाँ पे जो अपना बीओटी जो पकड़ता है तो उसमें जो प्रीवियस कैंडल से हायर बात ही मत करो बीओटी पे कुछ भी। बंकिम भाई बीओटी पे मैं कुछ नहीं सुनूंगा क्योंकि मैंने लोगों को नहीं सिखाया है अभी, राइट। तो अभी उस पर कुछ भी डिस्कशन नहीं चलेगा, नहीं तो वो बेचारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नए लोग, राइट। थोड़ा बीओटी उनको समझने दो। मैंने स्ट्रिक्टली लिखा था आप आगे मत बढ़ना, बराबर है, क्योंकि मैं उस पर बात नहीं करने वाला था, राइट। तो अभी उसका क्वेरी कुछ नहीं चलेगा, उसके अलावा कुछ हो तो बोलिएगा, बराबर। बीओटी की बात दूसरा और पार्था जी दूसरा बात है। हाँ जी, हाँ दूसरा बात है, इस बार हम लोग जो कंपनी के जो डाटा दिखेंगे उसका बाजू में वो चार्ट है, वो चार्ट में भी उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लिक करेंगे तो इजी होगा 100% इंस्टेड ऑफ डाटा। क्या क्या नहीं समझा नहीं पार्था जी। जो लास्ट कॉलम है ना अपना डाटा में आप जो निफ्टी अपना जो पोर्टफोलियो जो कंपनीज है, अगर सपोज कीजिए हम HDFC बैंक में हम काम कर रहा हूँ, मेरा नाम है पार्थसारथी HDFC बैंक में, HDFC बैंक में मंथली कैंडल में अभी क्या पोजीशन है, वो कैंडल का जो चार्ट का मुताबिक हम उसमें एंट्री करता हूँ, तो वो चार्ट भी उसमें लास्ट एक कॉलम में चार्ट भी उसमें इंक्लूड करे जैसे हम लोग पहले करता था। हाँ बराबर है, काफी तो करना ही है अपने को। हाँ फोटो निकाल के उसमें लगा तो अभी हमने यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म वाला शीट कैसा देखा, अलग अलग वैसे ही वैसे ही अगर हम करेंगे तो हाँ, अगर हम HDFC कंपनी करें, HDFC बैंक करें तो HDFC का चार्ट उसमें हम स्नैपशॉट लेके उसमें से पेस्ट करता हम तुरंत उसको ओपन करेंगे पता चलता है सही है कि नहीं। राइट, बिल्कुल सही बात, यही करेंगे अपन। ओके या अशोक भाई। थैंक यू। हाँ सर, वो आप जो ढूंढ रहे थे ना ऑन हाइट वाली कॉलम, हाँ तो सर ये हमारी सब सीट वाली कॉलम पे आप क्लिक कीजिए सर। हाँ ये आप क्लिक कीजिए, यहाँ नीचे आपको मिलेगी जो आपने ऑन हाइट की होगी ना वो ये रही। हाँ, और उसको राइट क्लिक करके हाइड कर अनहाइड कर सकते हो सर। ओके, ये दिख रही है ना अभी तो आपको? हाँ यस राइट, या तो अभी तो अनहाइड होगी, बराबर राइट। चलो बढ़िया बढ़िया एकदम। तो यहाँ पे देखो मैंने सबके नाम भी लिखे हुए, और ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ये आ जाएगा बाद में, राइट। प्राइस EPS यील्ड,
देखो जब भी पोर्टफोलियो बनाओ ना तो इतनी 3 चीजें आपके सामने होनी चाहिए। हम लोग कैसे बाय करते हैं कोई भी फंड में या कैसे, राइट? तो हम लोग ये चीजों को देखते हैं कि जैसे HDFC बैंक है, मान लो मेरा वेटेज उसमें मेरे को 6% रखना है, उसका भाव क्या चल रहा है, उसके बाजू में मैंने EPS लिखा हुआ है और उसके बाजू में यील्ड है। जितनी यील्ड अच्छी उतना मैं ये पूरा वेटेज ले पाऊंगा, पर अगर मेरी यील्ड कम चल रही है तो मैं ये वेटेज के लिए जगह रखूंगा, थोड़ी कैश रखूंगा ताकि मैं ले सकूं, राइट? तो मैंने इसीलिए ये पूरा फर्मा आपके सामने रखा है कि कैसे हम लोग बाइंग सेलिंग का डिसीजन ले पाते हैं। इसमें कुछ और चीजें भी होते हैं, थोड़े वेरिएंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे HDFC लाइफ का अभी EPS नहीं आ रहा है, कल आपका ये EPS आ जाएगा, पर HDFC लाइफ का EPS कैसा होगा पिछले साल का, कोई आइडिया किसी को? अच्छा होगा, बुरा होगा? सर अच्छा नहीं होगा सर, बुरा होगा ना, बुरा होगा। तो अपने को तो पता ही है यार, हमने तो पूरा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला है, हमें पता है HDFC की लाइफ का EPS जो बताए वो इस बार उसका EPS बढ़िया रहने वाला है, राइट? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, भले उसकी यील्ड कम दिखे पर हम एस्टिमेट लेंगे कि नहीं EPS इस बार बढ़िया आएगा, अच्छी यील्ड होगी, तो हम उसमें ज्यादा वेटेज कर सकते हैं। मतलब 3% चाहिए, पूरा 3% पहुंचोगे तो भी दिक्कत नहीं है, राइट? नौकरी में बहुत ज्यादा यील्ड दिखेगी पर वो गलत यील्ड है, ये भी तो आपको ध्यान रहे, पता है ना क्यों? एक्सेप्शनल आइटम्स, हाँ वो पिछले साल का जोमेटो का इनकम भी इसमें ऐड हुआ है, राइट? पॉलिसी बाजार में बेचा, यस यस, तो उसकी वजह से तो यहाँ ऐसी कौन सा वाला इसमें कितनी कंपनियां हैं कि जिसमें जैसे वंडरला का EPS कैसा होगा पिछले साल का? बेकार, एकदम बेकार। ये साल क्या लगता है वंडरला? सर खुल गया है, अच्छा आएगा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएगा, लाइफ टाइम हाई, तो धमाकेदार चलना चाहिए। तो मैं ये सोचूंगा कि पिछले साल का EPS बुरा है तो मेरे को कम लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एस्टिमेशन सोचो ये साल कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा, आप इसमें वेटेज बढ़ा सकते हो, राइट? तो इसी प्रकार से आप देखिएगा जो चार्ट जो है वो हमें इंडिविजुअली बनाने, जैसे किशोर सुवर्ण को HDFC बैंक का चार्ट बनाना है तो वो एक नया टैब ओपन करेगा और HDFC बैंक का चार्ट बनाएगा और फिर उसको यहाँ से लिंक कर देगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीक इस चार्ट पे डिस्कस करें तो यहाँ मैं HDFC को क्लिक करूं और HDFC बैंक का चार्ट ओपन हो जाए, राइट? तो भाग्या मैडम TCS, महेश चावला जुबिलेंट फूड, इसी प्रकार से ये सारी कंपनियों के नाम मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको कुछ एडिशन करना हो कोई भी कंपनियों का, यू कैन राइट इट बिलो और आप उसका चार्ट भी देख सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? सर यहाँ EPS कौन सा लेना है, एनुअल लेना है कि मतलब ये तो एनुअल ही आएगा ना, ये ट्रेल बोलो या एनुअल बोलो। पीयूष सर आप जरा इस पेज को ना रिफ्रेश कर दीजिए, तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। ओके ओके, राइट राइट। सर ये एनुअल लेना है कि वो हम जो दो रहते हैं ना EPS में, एक और ये एक्चुअल, तो उसमें से कौन सा वाला? राइट, अभी मेरे को बताओ एनुअल EPS लेना चाहिए कि ट्रेल EPS लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए इधर अशोक भाई? सेम ही है, एनुअल ही लेना चाहिए सर, क्योंकि रिजल्ट आ गए हैं तो सेम है। एक मिनट, किसने दोनों बोला सेम कि एनुअल लेना चाहिए, रिजल्ट आ गए तो? हम एक्चुअली फॉरवर्ड EPS लेना है सर। सुनो मेरी बात, दोनों एक ही है, दोनों एक ही तो है। क्यों दोनों एक ही है, कौन समझाएगा अभी सबको, बताओ सर? क्योंकि जो चारों क्वार्टर आ चुका है, ट्रेल का मतलब लास्ट 4 क्वार्टर, लास्ट 4 क्वार्टर इज कंप्लीट ईयर। तो अशोक भाई क्यों गलती कर रहे हैं यहाँ पे? अशोक भाई ने लगता है पिछली बार रिजल्ट ही नहीं गया किसी के। सर अशोक भाई का पूछने शायद ये मतलब था फॉरवर्ड और ट्रेल का था। हाँ सर, नहीं अभी फॉरवर्ड नहीं देखने का, Q1 से फॉरवर्ड देखने का। हाँ ओके सर, सर ओके। और अभी क्या देखने का? एनुअल EPS, क्योंकि ट्रेल और एनुअल एक ही है। हाँ सर ओके, तो अभी यही EPS से ये सब चीजें देख लेने की, राइट? थैंक यू सर। ओके, तो हम लोग, मैं इसको थोड़ा और अपडेट कर दूंगा कल सुबह, आप कल से होमवर्क करना स्टार्ट कर लीजिएगा और अभी मिलेंगे अपन अगले हफ्ते इसी दिन, बराबर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, राइट? गुड बाय फ्रेंड्स।